Okay. Let's start. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. I welcome to all the students, especially those students who are very new in our class. This is Zahid Rasool Buraya, ACMA, APFA and LLP. Today is our productive 10th lecture. एक हमने क्योंकि दरम्यान में रिपीट कर लिया था लॉसेस वाला, तो एक्चुअली हमारा आज 10वां लेक्चर है फिर, और आउट ऑफ दीज 10 लेक्चर्स जो है वो 5 हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, 4 नहीं है। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ये है कि इंशाल्लाह वी विल मेक अप those 4 lectures for those students who are very new in our class. And thank you for very much for reposing confidence in us. कि उन्होंने ये हम पे जो उन्होंने इत्मीनान किया और हमें ज्वाइन किया, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उनका जो उन्होंने हम पे इत्मीनान का इज़हार किया, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उनको मीट करने की तौफीक दे। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये मैंने एक पूरा जो पार्ट है उसके सेक्शन लिखवाए हैं। आपके ही एक स्टूडेंट फेलो हैं, IIR एस्पायरेंट हैं, उन्होंने ये लिखा। तो ये जितने भी सेक्शंस हैं ये किस पार्ट के हैं? पार्ट 4 के हैं। और ये पार्ट 4 जो है ये किस चैप्टर का है? चैप्टर 10 का है। तो क्या हम रिकॉल कर सकते हैं कि हमने टाइटल्स इतने सेक्शंस के कर लिए हैं अभी तक? तो क्या मैं ये कह दूं कि आप लोगों ने सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 66 तक टाइटल कर लिए हैं? और ये फर्दर मैं ये भी क्या कह सकता हूं कि आपने सेक्शन 137 से लेकर सेक्शन 146 और फिर फर्दर A, B और C ये सब के सब टाइटल्स आपने कर लिए हैं? जी कर लिए हैं ना, टाइटल्स तो कर लिए हैं ना सबने। तो ये स्टूडेंट जो नए हैं ये याद रखिएगा, ये मैंने इनको हेल्प आउट नहीं किया इसमें। टाइटल को याद करना इन्होंने खुद किए हैं याद। हाँ ये मैंने जरूर बताया है कि एक चैप्टर है उसके जो अंदर पार्ट्स हैं, तो पार्ट बाय पार्ट आप टाइटल याद कर लो। बेसिकली ये तो आपने लॉजिकल क्रैमिंग करनी है, लॉजिकल रटा लगाना है, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को आप पानी पी लो पहले, जाओ पानी से पी के आओ। आप मुझे लग रहा है कि यू आर स्लीपिंग, यू आर नैपिंग। अच्छा तो ठीक है, चलो फिर सही है। नहीं तो मैं पानी पी लो या फिर एक बाहर का राउंड लगाओ। अच्छा पानी पी लें। अच्छा तो हाँ, तो ये इस तरह याद करें। मैंने वही कहा था कि आपने अगर एक 9 किलोमीटर की दौड़ लगानी है तो क्या पहले दिन आप 9 किलोमीटर दौड़ लेंगे? आप उसको ब्रेक करेंगे 1-1 किलोमीटर में। आप एक ये हो सकता है कि आप शुरू में कहें कि आधा किलोमीटर करता हूँ, पहले वॉक स्टार्ट करेंगे, वॉक से फिर आप थोड़ा थोड़ा दौड़ना शुरू करेंगे, फिर तेज दौड़ना शुरू करेंगे, और फिर जब आखिरी दिन होगा, आखिरी दिन आपका पेपर का दिन, उस दिन आप फिर एक रिदम के साथ दौड़ते दौड़ते अपने जो आपका मेन विक्ट्री स्टैंड है उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये है कि आपका ये सारे का सारा जो नए हैं उनके लिए कि आप इस जो एक माउंट एवरेस्ट है, और इतना बहुत बड़ा काम नहीं है ये, इसको छोटे पार्ट में तोड़ लें, डिवाइड कर लें, छोटे छोटे पार्ट बना लें इसके, और छोटे छोटे पार्ट को आप इसको इस्तेमाल करके अपने माइंड को यूज करके लॉजिक डेवलप करें कि 10 से 15 कौन से हैं, 15 से 20 कौन से हैं, 20 से 25 कौन से हैं। वो अपने माइंड को इस्तेमाल करके आप आगे निकलते जाएं और अपना काम जो है वो पूरा कर लें।
तो ये जो आज है वो अपना इसको समझ लें कि उन्होंने ड्यूरिंग दिस वीक टाइटल्स उन्होंने याद करने हैं। जी आबिद साहब, टाइटल इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्लास में है तो टाइटल आपको आते हैं, प्लीज बैठ जाइए। तो टाइटल आप याद कर लें, और फिर टाइटल के साथ साथ ये हमारा चैप्टर 3 है। चैप्टर 3, इसके अंदर पार्ट्स कितने हैं फैजान? 10। पार्ट 10 है। पार्ट 10 में हर पार्ट का एक टाइटल है, हर पार्ट का एक टाइटल है। तो ये टाइटल आपने मिस नहीं करना। जैसे ये पार्ट है, ये पार्ट है 4 चैप्टर 10 का, इसका भी एक टाइटल है। वो टाइटल क्या है? कलेक्शन एंड रिकवरी। कलेक्शन एंड रिकवरी। तो वो बिल्कुल ऐसे ही कह सकता है कि जेंटलमैन प्लीज टेल मी व्हाट इज द टाइटल ऑफ पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 10। तो आपका आंसर अगर आपको आता होगा यू विल से दैट कलेक्शन एंड रिकवरी। ठीक है जी। ये सिर्फ जो नए स्टूडेंट है उनको मैं थोड़ा सा गाइड करने के लिए कि आपने किस तरह मिलना है दूसरों के साथ। और एक और रिक्वेस्ट वो ये कि देखो, नहीं करंटली क्या है, करंटली हमारे पास एक बड़ा डिवर्सिफाइड किस्म का जो है ना वो क्लास है। क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा डिवर्सिफाइड है। डिवर्सिफाइड मीन कि उसमें हर तरह के स्टूडेंट है, हर तरह का वो स्टूडेंट बेचारा नहीं, मसलन कि वो हिम्मत कर रहा है वो कोयटा से भी है, वो पेशावर से भी है, वो लाहौर सिटी से भी है, वो सिंध के कस्बे मटियारी से भी है। बिकॉज दे आर टेकिंग क्लासेस ऑन जोन, और 100 से कहीं ज्यादा है। ठीक, अच्छा एक बात तो हो गई कि ये जुरिस्डिक्शन जो है टेरिटोरियल के हिसाब से मुख्तलिफ एरियाज के हैं। दूसरा, अच्छा इनकी बीएस कंप्यूटर साइंस है लेकिन वो एलिजिबल हो गए। एक बीकॉम है, एक एलएलबी है, एक सीए का एक पेपर रहता है, एक आईसीएमए का एक पेपर रहता है। इनका अंडरस्टैंडिंग का टैक्सेशन का लेवल कुछ और है। एक बीए इकोनॉमिक्स है, उसने बीए के दौरान टैक्सेशन को नहीं पढ़ा हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं कि हो सकता है कि जो चीज मैं इन डेप्थ जा रहा हूं वो बीए इकोनॉमिक्स वाले के लिए सीए फाइनलिस्ट कह रहा होगा सर क्या कर रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए है कि यार मैंने उनको भी साथ लेके चलना है कि ये जो है ये स्टूडेंट बीए इकोनॉमिक्स है, उसने अभी स्टार्ट किया है, उसको नहीं पता कि टैक्सेशन क्या है। तो इसलिए जहाँ पे जो वर्ड यूज होना है मैंने उसका अभी फर्दर उसको एक्सप्लेन करना है। कल एक स्टूडेंट की एक सजेशन आई कि सर आप तो बहुत इन डेप्थ जा रहे हैं, मैं फला एकेडमी से टच हुआ हूँ वो तो सिर्फ ऐसा कर रहे हैं। मैंने कहा यार एक तो रीजन ये है, दूसरी रीजन तकरीबन ये लोग आपस में compete कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर वो कह रहे सर वो तो सेक्शन के टाइटल याद करवा रहे हैं और हल्का सा ट्रांसलेशन करते हैं तो और आगे गुजर जाते हैं। मैंने कहा फिर अगर इसके लिए आप एकेडमी जा रहे हो तो आप एकेडमी जाओ ही नहीं। ये तो आप घर बैठ के भी ट्रांसलेशन भी कर सकते हो, डिक्शनरी आपके पास है, टाइटल का रटा लगा सकते हो, जो कि मैं तो करवा ही नहीं रहा। ये तो आप खुद कर रहे हो। मैं तो इसलिए क्या करवा रहा हूँ आपको इन डेप्थ जाके क्योंकि यार 1,25,000 में 492 ने सक्सेसफुल होना है। तो क्या आपका ख्याल है कि आप सिर्फ जो अगर सारे ही ऊपर वाला पढ़ लें ठीक है तो मुकाबला कैसे होगा, और आप 492 वाले अबव वाले में कैसे आओगे अगर आप इन डेप्थ नहीं जाओगे। उनका क्वेश्चन ये था कि सर ये तो आप सीए और आईसीएमए के टॉप लेवल का जो है ना हमने आईसीएमए या सीए के पेपर थोड़ी पास करने हैं। जेंटलमैन आपका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होगा तो आप ये 492 के एक में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने फिर लेक्चर भी सेंड किए कि देखिए इसमें कोई भी इन डेप्थ नहीं जा रहा। तो अगर देखो यही दोबारा हम कर लेते हैं, अगर आपने दौड़ना है 9 किलोमीटर और अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो 12 किलोमीटर की
तो जब फाइनल डे होगा तो 9 किलोमीटर तो आप इजीली दौड़ लोगे। लेकिन अगर आपने दौड़ना है, दौड़ लगानी है 12 किलोमीटर की, आप प्रैक्टिस करते हो 3 किलोमीटर, तो फाइनल डे पे आपको नुकसान होगा या फायदा होगा? आपको पता चले 3 किलोमीटर दौड़ के तो आप खत्म हो जाओगे, आपकी तो प्रैक्टिस ही वो है। और अगर आप 12 किलोमीटर की डेली की प्रैक्टिस है, एक्चुअल डे पे 9 आ गया, लेट्स सपोज कि हमने ज्यादा पढ़ लिया, वो कम वाला आ गया, तो बेनिफिट किसे होगा? बेनिफिशियरी कौन होगा? बेनिफिशियरी जिसने अच्छी तैयारी की होगी वही होगा। तो आपके जो मैंने क्वेश्चन है, मैंने कोशिश की कि उसका आंसर कर दूं। लास्ट जो हमने पढ़ा उसमें यार एक था एओपी का टैक्स के बारे में, जो रिकवरी के बारे में एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर एओपी का मैं बता देता हूँ एओपी होती क्या है और उसके टैक्स के बारे में। और दूसरा मैं उस स्टूडेंट का शुक्रगुजार हूँ, उसने पूरा वेट किया जिसने क्वेश्चन किया। हमने जो नए स्टूडेंट उनको बता दें कि क्वेश्चन आज हम जो पढ़ रहे हैं, आप रात को पढ़ें, सुबह उठ के पढ़ें। एक हमने स्लॉट रखी हुई है 18:30, कल लेक्चर हमारा 7 बजे स्टार्ट होता है। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आधा घंटा पहले आप इस टाइम के दौरान 6:30 से लेकर 7 बजे के दरमियान आप हमें अपना जो मसला है वो मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे। तो हम जब क्लास शुरू करेंगे तो जिन्होंने इस टाइम के अंदर किया होगा उसको हम रिप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर किसी ने रात को 1 बजे किया होगा तो उसका रिप्लाई नहीं होगा। तो इन्होंने इस टाइम के अंदर मैसेज किया, तो इनका जो वो मैसेज है उसका हम रिप्लाई कर देते हैं। उन्होंने कहा सर देखो यार, स्टूडेंट टैक्स पेयर जो होता है ना, पूरा इनकम टैक्स आइडियस पढ़ोगे ना, उसमें एक वर्ड एक ही यूज होता है, पर्सन। ज्यादातर पर्सन ही यूज होता है। तो पर्सन तीन तरह का होता है, एक इंडिविजुअल, एक एओपी और एक कंपनी। तो हमारा जो स्टूडेंट का क्वेश्चन आया, ये एओपी होती है पार्टनरशिप, दो या दो से ज्यादा बंदे मिल जाते हैं और कोई कारोबार करते हैं। तो बात एडमिट करते जाना करती यार, कि कोई वेटिंग रूम में ना रहे, ठीक है। अच्छा, तो पार्टनरशिप जो हम जो रिवायती जुबान है पार्टनरशिप कहते हैं, लेकिन टेक्स्ट कहता है कि एओपी है। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन है सर एओपी का जो मेंबर है, क्योंकि एओपी का मेंबर कौन होगा? कोई एक इंडिविजुअल ही होगा, जो दो मिलके जिन्होंने एओपी बना ली होगी, या 20 मैक्सिमम। क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि 20 मैक्सिमम बंदे पार्टनरशिप बना सकते हैं। अगर वो कहना 21 बंदे मिलकर पार्टनरशिप बना ले तो वो नहीं बना सकते, सिर्फ 20 बंदे मिलकर पार्टनरशिप बना सकते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है। अच्छा, तो सर एओपी का टैक्स जो है उसका मेंबर क्या पे कर सकता है, या आप ये कहना क्या चाह रहे थे मुझे बता दें। तो होता ये है कि एओपी को लग गया टैक्स, कि पार्टनरशिप ने काम किया, पार्टनरशिप ने कमाई की, पार्टनरशिप पे 1 लाख टैक्स लग गया। हाँ, क्या क्या करें? क्लियर है यार, वो एक आध का मसला आ रहा है, सिंगल प्रॉब्लम हो गया। हाँ, एक कोई है तो वो मैसेज जनाब, जो एक स्टूडेंट को इशू आ रहा है उसको बोर्ड नहीं आ रहा, तो वो अपने अपने कनेक्शन को थोड़ा सा बेहतर करे। और जिसका पढ़ने का मूड नहीं है तो वो चैट में कम से कम जो है ना वो क्लास लेफ्ट कर दे भाईजान, जिसका आज पढ़ने का मूड नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को इकट्ठा करें जिनका पढ़ने का मूड है। तो उनसे रिक्वेस्ट है, तो अगर नहीं तो आप आइडेंटिफाई करके उनको आज की क्लास के लिए आउट कर दें कि वो नहीं पढ़ना चाह रहे, ताकि दूसरों को वो डिट्रैक्ट ना करें, दूसरों का रास्ता खराब जो है ना, जो अगर पढ़ना चाह रहा है वो उनके मैसेज में ना रहे। अच्छा, तो यार बात हो रही थी एओपी की, कि एओपी का ये टैक्स लग गया। ये एओपी का अलहदा एक टैक्स पेयर है, एक अलहदा पर्सन है, ये नहीं देती, ये टैक्स नहीं पे करती, तो क्या एफपीआर लेगा ही नहीं? लेगा। वो कहेगा कि जनाब
एओपी का मेंबर है ना, जिसने एओपी बनाते हुए आके अंगूठा लगाया था कि मैं जो है ये ओपी मेरी है, ये नहीं मेरा फिंगरप्रिंट, उसे कहेंगे कि हम आपसे ले लेते हैं, तो मेंबर से टैक्स ले लिया जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। जो जिसने जब पार्टनरशिप बनी एफपीआर में जाके एनटीएन बना, एनटीएन उस वक्त बनता है जब आप एक मशीन के ऊपर अपना अंगूठा लगाते हैं, तो फिर वो बन जाता है। तो जिसने अंगूठा लगाया हुआ था टैक्स एओपी ने देना है, लेकिन फिर जिससे अंगूठे वाले को पकड़ा जाएगा कि जनाब आप आए और आगे टैक्स दे दें। तो ये था उनका। और दूसरा था उन्होंने कहा सर विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो है ना वो क्या होती है और कब फाइल होती है, तो सेक्शन 165 इनकम टैक्स, ये जो भी इंटरव्यू में जाएंगे ना उनके लिए जरूरी होगा कि वो जरूर पूछेंगे कि विद होल्डिंग स्टेटमेंट क्या होती है, किस सेक्शन में फाइल होती है। तो ये सेक्शन 165 जो है वो इसको डील कर रहा है। हर ये क्वार्टरली हो रही है, क्वार्टरली मीन के 3 महीने बाद, 3 महीने बाद मीन के 1/7/2021 क्वार्टर स्टार्ट हुआ और 30/9/2021 को खत्म हो जाएगा। तो इस 3 महीने की जो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट है आपने 20/10/2021 से पहले फाइल करनी होगी, और इसी तरह अगले क्वार्टर की, फिर अगले क्वार्टर की, फिर उससे अगले क्वार्टर की। तो क्वेश्चन जो है वो मैंने आंसर कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि सर जो आपने 65F है उसके बारे में बता देंगे, टैक्स क्रेडिट फॉर, ये देखो यार, टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्सन। अच्छा ये नोट्स वगैरह ही बना लिया करें, क्योंकि जब हो सकता है कि पेपर में इसमें तो ना आए, लेकिन ये मैं जरूर कहता हूँ कि ये इंटरव्यू में आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो चीजें लिंक्ड हैं, है तो सारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ही ना, सही हो गया। अच्छा अब बात आ जाती है आपका हो गया 65F पे आ जाते हैं। 65F का टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्सन, टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्सन। तो क्या था उसमें, पहले तो ये है कि उसमें टैक्स क्रेडिट है कितना, 100%। 100% मीन कि यहाँ पे टैक्स, जिस तरह हम सपोज कर रहे हैं कि पिछला का लगा था 1 लाख, तो अगर जो सर्टेन पर्सन इसमें मैं बताने लगा हूं ना, अगर ये उसमें फाल करेगा ना तो उसको 1 लाख का 1 लाख माफ हो, उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सर्टेन परसेंट में आ जाता है। सर्टेन परसेंट क्या है, सिंध के अंदर एक कोयला निकालने वाली कंपनी है, कोल माइंस है ना सिंध के अंदर, वो कहते हैं थर्म में इतना ज्यादा कोयला निकल आया, तो सिंध वाले भाई जानते होंगे वो कितना ज्यादा है। तो वो कोयला निकालने वाली कंपनी है, कोयले को माइन से निकालती है, निकाल के बिजली घर लगे हुए हैं, जो बिजली पैदा करते हैं बिजली घर, वो कोयला वहां से उठाते हैं ट्रकों में लेके, चाहे जिस तरह भी लेके वो बिजली घर को दे देते हैं, बिजली घर उसे बिजली बना लेता है। अगर वो बिजनेस इस तरह का कर रहे हैं और उनको मुनाफा हो गया, प्रॉफिट आ गया, इनकम आ गई और इनकम पे टैक्स लग गया 1 लाख, तो अगर ये शराइत पे पूरा उतर रहे हैं और ये कारोबार है तो 100% माफी, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। सर ये टैक्स लायबिलिटी 1 लाख है, हम सपोज कर रहे हैं ना, हमने फर्ज कर लिए थे, पिछले लिखा था ना मैंने यहाँ पे 1 लाख टैक्स। हाँ हाँ हाँ, 50 लाख को कोई मसला नहीं है, जितना भी हो जाए, लेट्स सपोज कि ये है जी 1 करोड़ कर लेते हैं कि ये और ये 10 मिलियन मीन 1 करोड़, 1 करोड़ इनकी टैक्स बन गया। 1 करोड़ क्या है, टैक्स है। टैक्स किस पे होता है, टैक्सेबल इनकम के ऊपर, टैक्सेबल इनकम पे होता है ना, तो टैक्स कैलकुलेट करके ये बन गया। और जो टैक्स क्रेडिट होता है वो आपके टैक्स को कम करता है। टैक्स क्रेडिट कैसे होगा, जितना सेक्शन के अंदर लिखा होगा, तो इस सेक्शन में कितना टैक्स क्रेडिट लिखा हुआ है 100%, जितना लगा उतना सारा माफ। किन को माफ, जनाब कोल माइनिंग करने वालों को माफ, कोला निकाले, कोला निकाल के सारे का सारा बिजली घरों को दे, वो बिजली प्रोड्यूस करे, तो इनको इन्होंने कमाई की वो माफ। सर सर्टेन पर्सन में कोयले के अलावा भी हाँ, है, आप नोट कर लें। मैं चलो आप पहला क्वेश्चन है, हाँ मैं वही आगे जाने लगा हूँ। हमने ना एक तरीका बनाया हुआ है 8:30 से लेकर 8:45 तक सारे क्वेश्चन, और पहले जूम वालों के, और उसके बाद हम क्लास में बैठे हुए हैं, आप जब तक आपके क्वेश्चन पूरे नहीं होते आप घर नहीं जाए। ये फिर भी समझ बाज नहीं आती है, पुराने स्टूडेंट, इनको मैंने बड़ी दफा रिक्वेस्ट की है कि हम लोग इधर ही हैं,
तो हम 8:30 पे हम पढ़ाना बंद कर देते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट कर देते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं हम सेटल डाउन करते हैं। आगे स्टेप दूसरा यही था जो आपने पूछा कि इसके अलावा स्टार्टअप, ठीक है, किससे, जो के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह का काम करते हैं। इसका काम करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह, और इस काम करने के साथ साथ पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड एक अदारा है, जिस तरह एफटीआर एक अदारा है ना, जिसका काम है द हाईएस्ट बॉडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेस इन पाकिस्तान। इस तरह एक अदारा है जिसका नाम है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। ये कहाँ पे है ये तो नहीं पूछा जाएगा कहाँ पे है, लेकिन जो लाहौर वाले हैं और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि बरकत मार्केट पासपोर्ट ऑफिस की बैक साइड पे है ये पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। तो ये होता क्या है, ये काम सॉफ्टवेयर वाला कर रहे हैं, इसके पास चले जाए और रजिस्टर्ड हो जाए कि हमें अपने साथ रजिस्टर्ड कर ले। तो जिस साल रजिस्टर्ड हुआ उस साल और आने वाले 2 साल, जिस साल रजिस्टर्ड हुआ वो साल और आने वाले 2 साल। लाइक अभी हम बात करते हैं जी कि ये बंदा है, उसने सॉफ्टवेयर का काम करना शुरू कर दिया, टैक्स ईयर है 2021 के जुलाई में जाके, या अभी अगस्त चल रहा है ना, सितंबर चल रहा है, तो सितंबर में वो उसने दरखास्त दी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड को जी मुझे अपने साथ रजिस्टर कर दें। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देते हैं। ये सारा साल काम करता है, 30/6/2022 को इसका साल एंड होता है, क्योंकि ये नोट करें कि हर साल इसका एंड होता है। तो ये अपनी कमाई कैलकुलेट करता है, पता चलता है जी कि मेरी कमाई हो गई है 10 करोड़ हो गई है, और कैलकुलेट किया टैक्स के जो रेट थे उससे मल्टीप्लाई किया तो पता चला कि टैक्स बन गया है 1 करोड़। तो ये कहता है जी कि मैं तो इस साल रजिस्टर्ड हुआ था, जितना भी बना मैंने तो 100% क्रेडिट देना है। एफबीआई कहता है कैसे, वो कहते हैं ये देखो आपने कहा था पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करवा लो, मैंने करवाई है, ये देखो सितंबर 2021 में हुई है, तो 21 वाला तो माफ, और मैं साथ आपको ये भी बता दूं कि मेरा 22 वाला टैक्स ईयर 23 वाला भी माफ और टैक्स ईयर 24 वाला भी माफ, क्योंकि आपने खुद कानून में लिखा हुआ है। तो ये जनाब एक इनको हो गया माफ। इसके अलावा एक और भी है, वो है आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। जो लोग आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज आप लोगों के साथ ये क्या है, ऐसी तमाम सर्विसेज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए दी जाती हैं वो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज होती है। अकाउंटेंट अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके कोई सर्विसेज दे रहा है और पैसे कमा रहा है तो वो कौन सी होगी, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज होगी। ये पाकिस्तान में नहीं, आपने सर्विसेज दी बाहर एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट क्या होता है पाकिस्तान के बाहर से बाहर किसी को देना, ठीक है, आपने आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज को पाकिस्तान से बाहर किसी को दे दिया। देने के बाद क्या हुआ, आपने वहां से पैसे ले लिए, पाकिस्तान में पैसे आने चाहिए ना, तो सर्विसेज देके अगर आप 80% या इससे ज्यादा पैसे पाकिस्तान के अंदर लेके आ जाते हैं ना, 80% या इससे ज्यादा पैसे आप पाकिस्तान में लेके आ जाते हैं, तो फिर आपने जो भी टैक्स बना था वो सारे का सारा माफ, सारे का सारा टैक्स माफ हो जाएगा। लेकिन आपने जो भी एक्सपोर्ट किया उसका 80% पाकिस्तान के अंदर लेके आना है। अगर आप लेके नहीं आते तो फिर आपको माफी नहीं है। लेकिन उसने कहा कि ये सारा नंबर 1 कि अगर आप कोयले वाले भी हैं, नंबर 2 आपने पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से भी रजिस्टर करवा लिया, नंबर 3 आपने आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की डेफिनेशन में भी आ गए और आपने एक्सपोर्ट करके 80% पाकिस्तान में भी लेके आ गए। लेकिन 3 काम आपने और करने हैं, आपने
रिटर्न फाइल करनी है, आपने विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है, और नंबर 3, अगर आप पे सेल टैक्स का रजिस्ट्रेशन लागू है तो आप सेल टैक्स रजिस्टर्ड में भी होंगे और सेल टैक्स की रिटर्न भी फाइल करेंगे। अगर आप ये सारा काम कर लेंगे तो 100 का 100 जितना भी टैक्स लगा सारे का सारा माफ। अगर आप ये काम नहीं करते तो फिर आप पे जो टैक्स लगा वो आपको माफी नहीं होगी। ये हमने पिछले को जल्दी से कवर किया, हम आगे निकलते हैं और आज हमने जो कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स है वो सारे सेक्शन को हम 1 बाय 1 कवर करने की कोशिश करते हैं। और हमने यहाँ तक जो है ना ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ तक, तो बेहतर तो ये है कि आप लोगों को ये वाला, आप लोग इसको वीडियो ये वाली हमने एक पार्ट ये अपलोड करना है, तो आप लोग उस पर देखिएगा और इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा और हम आगे आज कंप्लीट करते हैं। और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो सुबह नोट करके आ जाइए जो क्लास के अंदर है, और जो वहां पे है वो स्टूडेंट जो है वो जिस तरह ऑलरेडी मैकेनिज्म है उसको फॉलो करके क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं था, यानी यही क्वेश्चन थे। अच्छा जी, तो अब बात है जी कि पहले तो टैक्स लग गया, टैक्स लगने के बाद हमने देखा कि ड्यू डेट फॉर पेमेंट क्या है, हमने कहा रिटर्न जिस दिन फाइल करते हैं वो डेट होती है, या हमने असेसमेंट ऑर्डर की बात की कि जिस जो असेसमेंट ऑर्डर होगा उसके अंदर लिखा गया। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो आपको मिलेगी जो नए हैं, तो मैं ऐसे ही परेशान नहीं करता, मैं उसी पे चला जाता हूँ जहाँ से आज स्टार्ट करना है, ताकि आप लोगों को और बड़ी होगी कि सर ये क्या बात कर रहे हैं। अच्छा ये कहता है, ये देखें जी आरसी क्या लिखा है, ये मैंने स्टूडेंट को आरसी रिकवरी, रिकवरी रिकवरी क्या होती है कि किसी से आपने कोई चीज लेनी वो दे नहीं रहा, फिर आप रिकवरी करवाते हैं उससे, यही होता है ना जी, कि यहाँ पे किसी ने कोई चीज छुपाई हुई है तो आप उसकी तलाशी लेते हैं, तो उससे कोई चीज निकल आती है तो आप कहते हैं मैंने रिकवर की है, इसी को रिकवरी कहते हैं ना। बंदे ने टैक्स देना दे नहीं रहा तो आपने उससे किसी तरीके से लेना है तो आप रिकवरी कर रहे हैं, वो तरीका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है रिकवरी ऑफ टैक्स, किस चीज की रिकवरी, टैक्स जो गवर्नमेंट का पैसा बनता है उसकी, किससे, फ्रॉम पर्सन, पर्सन बंदे से, अभी पर्सन में सारा कुछ ही आ जाता है, जो के होल्ड कर रहा है मनी, जिसके पास पैसे पड़े हुए हैं, जिसके पास क्या पड़ा हुआ है, पैसा, बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर, टैक्स पेयर के बिहाफ उसके पास पैसा पड़ा हुआ है। तो सबसे इसकी अहम एग्जांपल है आपका आपका क्या, आपका बैंक। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए है, उस पर टैक्स लग गया, मिस्टर ए का बैंक अकाउंट है, मिस्टर ए ने बैंक के अंदर पैसे रखे हुए हैं, तो ये वो पर्सन नहीं बन गया, जो पर्सन जिसने के पास मनी होल्ड की हुई है, पकड़ी हुई है टैक्स पेयर के बिहाफ पे, तो बैंक हो नहीं सकता, हो जाएगा ना जी बैंक। तो ये वो पर्सन है जिसने बंदे के बिहाफ पे पैसे रखे हुए हैं। तो इसमें अभी वो कहता है कि मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन सा बंदा समझा जाएगा कि वो बंदा होल्ड कर रहा है मनी टैक्स पेयर के बिहाफ पे, कि टैक्स पेयर का पैसा उसके पास पड़ा हुआ है। तो कौन कौन से तरीकाकार हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक टैक्स पेयर ने किसी को कर्जा दिया हुआ है, जो मकरूज है, जो मकरूज है वो होल्ड नहीं कर रहा मनी टैक्स पेयर के बिहाफ पे, कर रहा है जी, नहीं कर रहा, कर रहा है। तो अगर एफबीआर को पता चलता है और उसने टैक्स पेयर से पैसा लेना है तो उस बंदे से ले सकता है, उस बंदे से ले सकता है। वो कहता है कि जो आपने पैसे वापस करने हैं टैक्स पेयर को, वो हमें वापस करना है। ठीक, दूसरी मिसाल हम ये कर ले सकते हैं, बैंक के टैक्स पेयर के पैसे किसी के पास पड़े हुए हैं। ठीक, तीसरी मिसाल हम ये ले सकते हैं कि टैक्स पेयर ने किसी को अथॉरिटी दी हुई है। मिसाल के तौर पर टैक्स पेयर है मिस्टर ए,
इसने अथॉरिटी दी हुई है मिस्टर बी को कि वो मिस्टर सी से पैसे ले ले, ठीक है, ये हमारी एक्सेस में नहीं है। तो जिसको अथॉरिटी दी हुई है वो हमारे एक्सेस में है, ठीक है, हमारी एक्सेस में पहुंच में है, हमारी उसका रिसाई हासिल है। तो एफबीआर क्या करेगा, जिसके पास अथॉरिटी है ना उसको कहेगा कि जनाब पैसा जो है ना इस बंदे को नहीं देना। ये बंदा कहेगा क्यों जी, ये तो मुझे मार देगा। क्योंकि मार ऐसे देगा, हम गवर्नमेंट है, हम तुम्हें कह रहे हैं कि, और कानून में लिखा हुआ है कि अगर तुम पैसा हमें दे दोगे ना तो ये तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, हम तुम्हें एक आर्डर देंगे तो आप उसे बता देना कि जनाब ये देखो मुझे तुम उठा के ले गए थे, वो मैं तो जान छुड़वा के आ रहा हूँ। तो ये है मिस्टर बी से जिसके पास अथॉरिटी थी उससे पैसा ले लिया। तो ये वो कुछ तरीके हैं कि जिनसे रिकवरी हो सकती है, किन किन से हो सकती है, इन से हो सकती है। अच्छा, इसमें और कुछ चीजें हैं, लेकिन इसमें एफबीआर हम लोग क्या किया करते थे कि ये बड़ा आसान तरीका होता है। क्या होता है कि लेटर लिखें इस वाले को, बैंक को, बाकी तो हमें पता नहीं चल सकता कि टैक्स पेयर ने किस किस के पैसे देने हैं या किस किस के पास अथॉरिटी है, ये तो हमें नहीं, वैसे यूजुअली पता नहीं चलता है पीआर में इंस्पेक्टर को या किसी को भी। लेकिन ये जरूर पता होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक नोटिस बनाते हैं और तमाम बैंक्स को लिख देते हैं, हेड ऑफिस को, कि जनाब ये CNIC है, ये मिस्टर आबिद है, इनके जहाँ जहाँ में भी अकाउंट है हमें बता दें। वो हमें बता देते हैं, हम वो नोटिस 140 का भी नोटिस बनाते हैं, यही 140 वाला, ये रिकवरी वाला, उस बैंक में चले जाते हैं जी ये देखें आपके हेड ऑफिस ने कहा है कि इस ब्रांच में इसका अकाउंट है, तो इसके पैसे जो है ना वो सरकार के खाते में डाल दें। ये नहीं हम कहते कि एफबीआर का इंस्पेक्टर ये नहीं कहता कि मुझे पैसे पकड़ा दो, वो कहता है जी कि सरकारी खाते में कन्वर्ट कर दो इसके पैसे, ठीक। तो ये वो रिकवरी हो रही होती है। अच्छा जी, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने लेना है इससे पैसा टैक्स पेयर से। किससे लेना है पैसा? टैक्स पेयर से, कि आपका टैक्स बनता है। उसने कहा ऐसे ही बनता है, आपने कह दिया, मैंने मान लिया, मेरे पास एक रेमेडी अवेलेबल है, कानून के अंदर लिखा हुआ है, मैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को अपील कर सकता हूं, ठीक। ये कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू लिख लो, ये अपने पास सेक्शन 127 में होती है, अपील टू कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू लिखने जनाब किसमें होती है, सेक्शन 127 में। उसने अपील कर दी, और अपील करते हुए जो भी टैक्स लगा था, लेट्स सपोज कि यहाँ इसका 1 लाख लगा था, उसने इसका 10% जो है ना वो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को जमा भी करवा दिया, 10,000 रुपए जमा करवा दिया, ठीक। 10% जो टैक्स लगा था उसका जमा भी करवा दिया। तो मोहतरम, जब तक यहाँ से मामला क्लियर नहीं होगा, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ऑर्डर नहीं देगा कि हाँ टैक्स बनता है, तब तक, या वो कहता है कि नहीं बनता, जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता, जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता आप बैंक से पैसे नहीं ले सकते। आप जिस कर्जदार से उसने लेने हैं उससे नहीं ले सकते, जिसको अथॉरिटी है उससे जाके गले पे घूंटा रख के नहीं ले सकते, नहीं कर सकते, अगर ये वाली सूरत हाल है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप कानून के खिलाफ जाओगे, जो भी इंस्पेक्टर है। अगर उसने कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास चला गया, 127 में अपील कर दी, साथ में 10% जमा भी करवा दिया, तो उसको एक प्रोटेक्शन हासिल हो गई है। तो ये बात आपने याद रखनी है। वो पूछेगा क्या, वो यही कहेगा कि कितने परसेंट अगर बंदे ने पे कर दिए हुए हैं, तो आप 140 में बताओ कि उससे आप रिकवरी नहीं कर सकते। तो आपने उसने कहना 5%, 10%, 15%, 20%। आपने कहना यार ये तो हमें याद आ गया कि 10% था। फिर वो कहेगा कि किस सेक्शन में उसने अपील फाइल की होगी, तो आप कहोगे सेक्शन 127 पे। वो पूछेगा किसको अपील की होगी, एडिशनल कमिश्नर को की होगी, कमिश्नर को की होगी, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील को की होगी, या इनमें से किसी को नहीं की होगी, तो आप कहोगे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को अपील की होगी। तो ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि इसके अंदर से बन सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। और मिसाल के तौर पर ये बंदा मकरूज है टैक्स पेयर का, टैक्स पेयर ने से 1 लाख लेना, ये कहता है मुझसे 10-10 हजार करके लेते, ये कहते हैं मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है भाई मैं 1 लाख दे सकूं, या तो मुझे मार दो, तो या इस तरह करो मुझे किस्तें बना दो, या मेरे से FIR करवा दो।
तो ये समझदार है टैक्स पेयर, कहते हैं यार मैं इसको मार दूंगा तो मैं भी मर गया, FIR करवा दूंगा तो पैसे किससे देने हैं, तो वो इसकी किस्तें कर देता है, चल यार 10-10 हजार करके दिए जाना। तो फिर ये नोट करें कि जो जिसने सीरीज ऑफ पेमेंट करनी है ना, सीरीज ऑफ पेमेंट, जब FPR का 1 लाख बन गया ना, तो ये सीरीज ऑफ पेमेंट FPR को करेगा जो मकरूज है, ना कि टैक्स पेयर को करेगा। एक बात लिखी हुई थी, मैंने कहा ये भी आपको अदा कर दूंगा है कि वो कह सकता है कि अगर सीरीज ऑफ पेमेंट हो तो फिर 140 लगता है कि नहीं लगता, तो आपने कह देना चाहे सीरीज ऑफ पेमेंट भी हो तो फिर भी लगता है। नहीं समझाऊंगा, आगे चलो। 8:30 के बाद नोट कर लो अपने पास। यार ये सिंपल है कि मिसाल के तौर पे मैंने कितना मोटी बात की कि उसने 1 लाख लेना है, मकरूज है, कर्जदार जिसको उसने कर्ज दिया हुआ है, उसके पास कैपेसिटी नहीं 1 लाख देने के लिए, तो वो कहता है 10-10 हजार की मुझे किस्तें बना दो, तो वो किस्तें जो बन गई उसको सीरीज ऑफ पेमेंट कह दिया जाएगा। तो वो किस्तें जब हर महीने के बाद दिया करेगा, वो टैक्स पेयर को देने नहीं चला जाएगा बल्कि वो FBR को देने आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, आप इस मकरूज को कहते हो, ये बात नोट करो यार, कहता है मकरूज को कहते हो, नोटिस के अंदर लिखा हुआ है, आज मैं नोटिस दे रहा हूं, आज डेट क्या है जी, 9 है जी, मैं 9 को देता हूँ, 9/9/2021 को। मकरूज को कहता हूँ 30/9/2021 को पैसे लेके FBR पहुंच जाता, 30/9 को 1 लाख पूरा लेके पहुंच जाना, नापा हाउस आ जाना, टैक्स के पैसे देने। कानून कहता है इतने जालिम ना बनो, देखो उनकी तो आपस में बात तय हो गई कि मैं तो सीरीज ऑफ पेमेंट करूंगा, 10-10 हजार रुपए करूंगा, उसने देना जरूर है पैसा उसका, लेकिन जिस तरह उन दोनों की आपस में सेटिंग हुई है उस हिसाब से लो, ना कि अपनी डेटें दे के ना आप जिसने देना उससे अपना ही अपने तरीके से ले लो। बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई? बात समझ आ रही होगी कि यार देखो जिस तरह इनकी आपस में सेटिंग हो गई है ना, जब ये ड्यू होगा ना उस ड्यू डेट पे आप ले लेना इससे। फॉर एग्जाम्पल इसको और तरीके से कर लेते हैं, इसने पैसे लेने हैं इससे लेने हैं, लेकिन इसने 3 महीने के लिए कर्ज दिया हुआ है इसे, लेकिन उसने 3 महीने को दिया, वो उसने वापस करना है, मकरूज ने 30/10/2021 को, आप उसे कहते हो 30/9/2021 को पैसे देने पहुंच जाओ, तो कहते यार हम जब मैंने कर्ज लिया था मैंने तो उसको हमारी सेटिंग हुई थी, मैं इस डेट को आपको वापस करूंगा। तो कानून कहता है कि जिस डेट की उनकी आपस में सेटिंग हुई है ना, उस डेट पे जाके आप ले सकते हो, ना कि उससे पहले ही आप उनसे छीनना शुरू कर दो। तो ये बात किसी तरीके से भी मोल्ड करके पूछे तो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, तो ये सेक्शन 140 इज ओवर, 40 को हमने कर लिया। सेक्शन 141 बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्या है जी लिक्विडेटर। पहले तो मैं इसको क्लियर करूं और फिर बात करते हैं लिक्विडेटर क्या होता है। लिक्विड से क्या समझ आती है आपको? हाँ, लिक्विड से पानी, वेरी गुड। और क्या समझ आती है? लिक्विड पानी। तो क्या किसी ने सुना है लिक्विडिटी? डेफिनेटली जिनकी बिजनेस की स्टडी है ना उन्होंने लिक्विडिटी जरूर सुना होगा। जब कोई कंपनी उसने किसी को पैसे देने हो ना और उसके अंदर पैसे देने की सलाहियत ना रहे, कहते हैं यार इसकी लिक्विडिटी की पोजीशन खराब है। दोबारा कर समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर किसी कंपनी के पास कैश कम रह जाए ना, कैश होगा तो आप इसको दे सकेंगे ना, अगर किसी के पास कैश कम हो तो कहते हैं यार इसकी लिक्विडिटी ठीक नहीं है। और सबसे ज्यादा लिक्विड काउंट किया जाता है बिजनेस के अंदर कैश। कौन कहते हैं कौन सा एसेट सबसे लिक्विड है? कैश सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। तो अगर तो लिक्विडेटर कौन होगा फिर?
नहीं 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 नहीं, नहीं। लिक्विडेटर एक ऐसा बंदा होता है जब कंपनी को पता चल जाता है कि हमारी कंपनी नहीं चल सकती, तो शेयर होल्डर इकट्ठे होते हैं। शेयर होल्डर कौन होता है, ये हमें पता है कि ये मालिक होता है। कारोबार का, कंपनी का मालिक कौन होता है, शेयर होल्डर। ये सारे इकट्ठे होते हैं, साथ उठ के बैठते हैं, कहते हैं कि कंपनी नहीं चल सकती है। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी बड़ी खराब है, हालात बड़े खराब है, ये फैसला करते हैं कि इसको खत्म कर दिया जाए। तो खत्म करने के लिए किसको अपॉइंट करते हैं, लिक्विडेटर को। इसको लिक्विडेटर फिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने भी एसेट्स हैं उनको पानी में तब्दील करते हैं। पानी की तो हर एक को जरूरत होती है ना, हमारी बॉडी का भी बड़ा हिस्सा पानी पे है। तो वो क्या करते हैं कि इसको, जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट्स को कैश में तब्दील करते हैं। तो ऐसे बंदे को हम क्या कहेंगे, लिक्विडेटर कहेंगे, जो कंपनी की असासा जात है, बिल्डिंग है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, कारें हैं, बसेस हैं, उनको तब्दील कर दे कैश के अंदर, लिक्विडेटर। तो क्या सिर्फ लिक्विडेटर ही लिक्विडेटर होगा? अच्छा, हमने ये कहा कि एक होता है मीन्स, एक होता है इंक्लूड्स। हर चीज के साथ मीन्स है कि इंक्लूड्स लिखा होता है। तो लिक्विडेटर जो मैंने आपको बताया होता ये है, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कहा कि मैं इसको तो मानता ही हूं, लेकिन अगर ये 2, 3, 4 किस्म के और बंदे भी होंगे ना, तो मैं उनको भी कह दूंगा ये भी लिक्विडेटर है। उसने कहा ये तो सबको पता है किसे लिक्विडेटर कहते हैं, ठीक, लेकिन अगर 3, 4 नस्ल के और बंदे भी हैं, उनको भी मैं कहूंगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए कि वो भी लिक्विडेटर है। वो कौन से हैं? नंबर 2, एक तो ये जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया कंपनी ने। नंबर 2, रिसीवर अपॉइंटेड बाय कोर्ट। आप हम कहेंगे कि ये क्या बात होगी, रिसीवर। तो रिसीवर का मैंने आपको कल की क्लास में बताया कि ये टेलीफोन वाला रिसीवर नहीं है। रिसीवर एक ऐसे बंदे का नाम होता है जो एक खास एसेट को मैनेज करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, रिसीवर। रिसीवर कौन होता है, एक बंदा होता है जो खास एसेट को मैनेज करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पे रिसीवर वो बंदा, उसको अपॉइंट कर दिया कोर्ट ने कि अभी कंपनी तो चल रही है, तो कोर्ट ने कहा रिसीवर अपॉइंट करो और जो इसके एसेट्स है ना उनको मैनेज करो, सेल आउट करो और पैसे जो हैं वो इकट्ठे करो। ऐसे बंदे को भी, इस रिसीवर को भी क्या कहा जाएगा, लिक्विडेटर। तीसरा कौन होगा जी, ट्रस्टी। ट्रस्टी इन बैंक रप्सी। कल भी बात हुई कि बैंकरप्ट क्या होता है, जो पे कानूनी तौर पे फेल डिक्लेयर करार दिया जा चुका हो, ठीक है। तो उस वक्त जो ट्रस्टी होगा, अभी आप कहेंगे सर ट्रस्टी को भी समझा दो कि ट्रस्टी क्या होता है। ट्रस्ट का पता है सबको, कहते हैं जी फलान ट्रस्ट हॉस्पिटल, फलान ट्रस्ट होता है। इसमें 3 पार्टीज होती है। नंबर 1, ट्रस्टर। ट्रस्टर कौन होता है, वो बंदा जो असासे दे रहा होता है ट्रस्ट के लिए, वो बंदा जो अखराजात अफोर्ड कर रहा होता है ट्रस्ट को चलाने के लिए, वो कौन होता है, ट्रस्टर। जो उन असासाजात को मैनेज कर रहा होता है वो क्या होता है, ट्रस्टी। और जो उनसे फायदा उठा रहा होता है वो कौन होता है, बेनिफिशियरी। 3 पार्टीज होती है ट्रस्ट में। एक जो ट्रस्ट खोलता है और उसमें पैसे लगा देता है, एक ट्रस्टी जो कि उनको मैनेज करता है, और एक बेनिफिशियरी। लाइक रहमत आई हॉस्पिटल, तो रहमत आई हॉस्पिटल को किसी ने तो शुरू किया होगा, किसी ने तो उस पे चीजें लगाई होंगी, किया उन्होंने फिर किसी ना किसी को आगे रखा होगा कि यार इसको मैनेज करो, तो वो ट्रस्टी हो गए। और आम लोग जो उससे जाके फायदा उठा रहे हैं तो वो बेनिफिशियरी हो गए, ठीक है, तो वो बेनिफिशियरी हो गए। तो यहाँ पे ट्रस्टी इन बैंकरप्सी,
बैंकरप्ट हो गया कोई, तो ट्रस्टी है जो उसको मैनेज कर रहा है, उसको भी क्या कह दिया जाएगा, उसको भी क्या कह दिया जाएगा, लिक्विडेटर। और चौथा और आखिरी, पता उसने क्वेश्चन में क्या कहना है, उसने कहना है लिक्विडेटर इंक्लूड्स, तीन इनके नाम लिख देने, एक कोई और डाल देना, कहना है इसमें से कौन सा लिक्विडेटर नहीं है मुझे बता दो। तो वही बता सकता है ना जिसको चारों आते होंगे, एक नहीं है वो कौन शनाख्त करेगा, जिसको चारों आते हैं। तो आपको चारों आते होंगे, आप कहेंगे यार ये वाला तो शामिल ही नहीं है उसमें, तो आप अलहदा कर दोगे, एक नंबर मिल जाएगा। और अगर आपने याद नहीं किए होंगे फिर नहीं मिलेगा। और याद करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए ये है क्या। तो ट्रस्टी का हमने बता दिया, रिसीवर का बता दिया, लिक्विडेटर का बता दिया, चौथा बताने लगा हूं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। रट्टे के साथ साथ आपको इंस्ट्रक्शन पता चल जाएगा ट्रस्टी होता कौन है, आपको रिसीवर का पता चल गया, आपको लिक्विडेटर एक्चुअल पता चल गया, और चौथा है वो नोट कर लो, मॉर्टगेज। इन पोजेशन। आप कहेंगे सर ये अभी नया कटा खुल गया, ट्रस्टी भी, हम इंटरेस्ट भी पढ़ लिया, आज रिसीवर भी पढ़ लिया, लिक्विडेटर भी पढ़ लिया, और भी पढ़ाया आपने सिर्फ सेक्शन 141 का सब सेक्शन 1 है, तो इसमें इतनी ज्यादा चीजें थी। मॉर्गेज इन पोजेशन, हाँ मॉर्गेज इन पोजेशन, हाँ हमारे यहाँ का काम होता है मॉर्गेज का काम, लेकिन आप यूके लंदन में जाएं तो तमाम प्रॉपर्टी जो सेल परचेज हो रही होती है वो मॉर्गेज की होती है। मॉर्गेज एक प्रोसेस होता है जिसमें घर, एक मॉर्गेजर होता है, एक मॉर्गेजी होता है। वहां पे लोग सारे किस्तों पे घर दे रहे होते हैं, जिससे किस्तें कहा जाता है। वो बेसिकली एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को यूज कर रहे होते हैं, वो क्या होता है, वो मॉर्गेज का मैकेनिज्म होता है। अभी इसमें मुझे ये बताओ कि पैसे लेने वाला कौन है और पैसे देने वाला कौन है। लो जो ले रहा है वो मॉर्गेजर है, और मॉर्गेजी जो के दे रहा है। तो आई एम एग्री विद यू, क्योंकि आपने सही कहा। तो ये दे रहा है, ये ले रहा है, और घर लेने के लिए उसने पैसे दिए। तो जो मॉर्गेजी इन पोजेशन है ना, उसका नाम उसने क्या रख दिया, लिक्विडेटर। तो चार तरह के लिक्विडेटर हमने चारों किस्म के हमने इन डेप्थ जो है उनको अंडरस्टैंड कर लिया। अब कानून क्या कहता है, अब आगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात, इसमें वैसे क्वेश्चन बन सकता है जिस तरह हमने कहा। तो अब कानून क्या कहता है, कानून कहता है, मुझे भी बताओ कि 141 क्या कहता है। सर ये यहीं पे हम बस आपने हमें इसी बात पे रखना है? नहीं जी, लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, चारों बंदों को लिक्विडेटर कह रहा हूं, अपॉइंट हो गया, उसने क्या करना है, लिखो 14 दिन, जिस दिन अपॉइंट हुआ 14 दिन के अंदर अंदर विद इन 40 days he will inform to the commissioner inland revenue, sir, he will give the notice, sir, I am appointed as liquidator of this company। उसने यही कहना है कि after how many days of appointment or within how many days of appointment the liquidator is bound to inform the commissioner which section deal with this। कौन सा सेक्शन डील करता है, 141। आपको पता होगा, कहता है ओके यू नो 141 बट विद इन हाउ मेनी डेज, आप कहोगे सर 14 दिन। वो कहेगा लिक्विडेटर मींस ये चारों वाले, आप कहोगे ऑल ऑफ द अबव राइट। तो ये क्वेश्चन बन गए हमारे। 14 दिन के उसने अंदर बता दिया, कमिश्नर के एप्लीकेशन लेके सो जाएगा? नहीं, कमिश्नर उसी दिन से अपने कमिश्नर अपने डिप्टी कमिश्नर को कहेगा कि इसका लेटर आ गया भाई, इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो, ये खत्म होने जा रही है, कंपनी लिक्विडेट होने जा रही है, एंड होने जा रही है, तो इसकी क्या करो, इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो। तो कमिश्नर कितने दिनों के अंदर अंदर करवाएगा, कितने दिनों के अंदर अंदर करवाएगा, 3 महीनों के अंदर या 90 डेज। कानून में 3 महीने लिखे होंगे, 3 महीने के अंदर अंदर कमिश्नर इंलैंड रेवेन्यू इस नोटिस के बाद इसको रिप्लाई कर देगा, मोहतरम लिक्विडेटर योर टैक्स लायबिलिटी इज दिस, और साथ में मैं ऑर्डर दे रहा हूं कि जब भी कोई एसेट बेचोगे मुझसे इजाजत लिए बगैर नहीं बेचना। जब भी इस कंपनी का
ये फैक्ट्री है, खत्म होने जा रही है, इसका कोई भी एसेट बेचोगे, मुझे मेरे मेरे नॉलेज में लाए बगैर नहीं बेचना आपने, ठीक। और दूसरा, जब भी पैसे आएंगे, बेच के पैसे आएंगे, उसको अलग से रखो और उसमें से मेरा हिस्सा, गवर्नमेंट का हिस्सा अलग कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम वायलेशन कर रहे हो कानून की, और वायलेशन अगर कर रहे हो तो फिर पेनल्टियां तुम्हें लगेंगी, ना कि फैक्ट्री को लगेंगी, बिकॉज यू आर द लिक्विडेटर एंड आई हैव इन्फॉर्म्ड यू दैट you have to pay this tax liability. So बात यहाँ तय होगी कि उसने पैसे जब भी एसेट से अलग होगा, अपार्ट फ्रॉम एसेट होगा, वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को बताएगा, कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू को बताएगा और कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू के पैसे अलग कर देगा। ठीक हो गया। और इसमें कोई पॉइंट अगर है तो वो हम देख लेते हैं। वही बात कि जो वही कि पर्सनली लायबल, ये वर्ड नोट कर लें कि अगर लिक्विडेटर इन बातों पे अमल नहीं करता तो पर्सनली लायबल है कि लिक्विडेशन का अमल खत्म हो गया, जिसको बेच के देने थे शेयर होल्डर को पैसे चले गए, कमिश्नर नेट रेवेन्यू को बाद में पता चला कि इन्होंने पूरा काम ही मुकम्मल कर दिए, तो वो कहेगा कि जनाब अपने उनसे नहीं लेना जाके, अभी हमने शेयर होल्डर से नहीं देने, मिस्टर लिक्विडेटर पैसे आप दो। गवर्नमेंट के पैसे कौन दे, मिस्टर लिक्विडेटर दे। लिक्विडेटर का पता है, मैं बार बार अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये दे ये दे ये दे, ये लिक्विडेटर दे। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर वो कहता है, कमिश्नर कहते हैं यार मेरी बात सुनो, प्रायोरिटी एक सेट होगी है, कोर्ट ने फॉर एग्जांपल अगर ऑर्डर दिया है, कोर्ट कह देता है कि ये प्रायोरिटी पे लोगों को पैसे दे, लेट्स एक बैंक ने कर्ज दिया हुआ है, तो कमिश्नर कहता है कि ठीक है ये प्रायोरिटी सेट होगी है, जो पैसे आए हैं उनका हिस्सा उनको दे दो, मैं नहीं रोकता तुम्हें, जिससे इसका हिस्सा बनता उसको दे देगा, लेकिन हमें हमारा हिस्सा जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, प्रायोरिटी बन गई कि फॉर एग्जांपल कंपनी के एसेट बिकेंगे 10 करोड़ के, एफबीआर का बना है सिर्फ 1 करोड़, तो क्या एफबीआर 10 के 10 करोड़ रोक के बैठ जाएगा? कहते नहीं, अब ठीक है कोर्ट ने कहा हमारा तो 1 करोड़ है, बाकी हमारा साइड पे रखते जाओ, प्रायोरिटी के मुताबिक उनको भी देते जाओ। मसला तब बनेगा जब हमें नहीं दोगे। तो अभी एक और बात आ गई, लेट्स अगर एफबीआर के बन रहे हैं 1 करोड़, एफबीआर ने कितने लेने हैं 1 करोड़, कंपनी गरीब थी, उसके सारे के सारे एसासे बेच के भी 50 लाख आ रहा है, तो क्या 50 लाख लिक्विडेटर अपनी जेब से देगा? तो जितना यहाँ तक मैक्सिमम जितना आ सकता है ना उतना दे दो, बाकी लिक्विडेटर की जिम्मेदारी फारग है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैप्पी विद सेक्शन 141। लिक्विडेटर को हमने लिक्विडेटर को कवर कर दिया। जज्बा बहुत है लेकिन सोते हैं ऐसी आते बड़े जज्बे के साथ है लेकिन फिर सो जाते। अच्छा इस पे याद थोड़ा सा वो ये लोग इनका। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अच्छा, रिकवरी ऑफ टैक्स ड्यू बायर फ्रॉम जो भी है फ्रॉम नॉन रेजिडेंट मेंबर ऑफ एओपी। एओपी का हमें पता है, हम सबको पता है कि एओपी पार्टनरशिप की टैक्स के हिसाब से एक नस्ल है। ठीक, तो बंदा नॉन रेजिडेंट है, अभी नॉन रेजिडेंट का भी आपको पता होना चाहिए कि नॉन रेजिडेंट में बस जल्दी से बता देता हूँ कि अगर कोई बंदा एक टैक्स ईयर के दौरान पाकिस्तान के अंदर 183 डेज रह लेता है तो वो रेजिडेंट हो जाता है। 183 दिन अगर वो पाकिस्तान के अंदर रह जाता है तो वो रेजिडेंट है, अगर नहीं रहता तो वो नॉन रेजिडेंट है। अगर यही नॉन रेजिडेंट जो है एक एओपी है उसका मेंबर है, नॉन रेजिडेंट एओपी का मेंबर है, नॉन रेजिडेंट के ऊपर लग गया टैक्स। नॉन रेजिडेंट हो सकता है लंदन में बैठा हो सकता है अमेरिका में बैठा हो, तो उस पे लग गया टैक्स। टैक्स कौन देगा?
नॉन रेजिडेंट पे लग गया टैक्स, टैक्स कौन देगा? वेरी गुड। नंबर 1, एओपी ने पैसे कमाए, प्रॉफिट कमाया, तो जब एक मेंबर है एओपी का, उसको इसमें से प्रॉफिट में से हिस्सा मिलने जा रहा है, जी हिस्सा मिलने, वो कहते हैं हिस्सा रोक लो। नॉन रेजिडेंट को प्रॉफिट में हिस्सा मिलना है कि नहीं मिलना, पार्टनरशिप में हिस्सा मिलना है कि नहीं मिलना? जी मिलना है। कहते रोक लो, क्योंकि वो तो अमेरिका में बैठे हुए हैं या यूएस में बैठे, और इवन अगर पाकिस्तान में भी बैठे हैं, आए हैं चक्कर लगाने के लिए, तो उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। आप एओपी को कहो जनाब आपकी एओपी मुनाफा बख्श, आपके पैसे बनते हैं, आपके मेंबर के पैसे बनते हैं, हम आपसे ले, वो दे देगी, क्योंकि कानून कह रहा है। और कहाँ कह रहे हैं? ठीक है, तो उसने कहा कि यहाँ मैं पैसे दे दूंगा, सही। अच्छा, एओपी कहती मैंने नहीं देना, कहता अच्छा तुम्हें देख लेते हैं। तो मेंबर भी यहाँ बैठा हुआ है एओपी का दूसरा, उन्होंने कहा जी मेंबर एक और भी बैठा हुआ है, क्योंकि 10 मेंबर ने मिलकर बनाई थी एओपी। तो चलो एक तो नॉन रेजिडेंट है, बाकी 9 यहाँ है जी, है इधर है जी, वहां बैठे हो शालम में बैठे हुए, चले जाओ शालम। वही जाकर कहो जी जिस एओपी में आप हो ना पार्टनर, मेंबर हो ना, उसी में फलां बंदा नॉन रेजिडेंट भी पार्टनर है, और आप सारे इकट्ठे आए थे एफबीआर के हमारी एओपी बना दो। ठीक, अभी उस पर टैक्स बनता है, वो तो हमें मिल नहीं रहा, तुम दो, तो जनाब आप इससे भी रिकवरी कर सकते हो। इससे भी क्या कर सकते हो? हाँ कर लो, हो जाएगी रिकवरी, होगी बात जी। तो क्लियर हो गया जी कि चाहे जो नॉन रेजिडेंट मेंबर है उसकी एओपी से भी आप रिकवरी कर सकते हैं, और उसकी फिर अब क्या होगा? फिर वो कहते हैं कानून आपको इजाजत देता है कि जब भी आए उसे काबू कर लो, और काबू करके उससे अपने पैसे दे दो, हम आपको इजाजत देते हैं। अगर वो कहते नहीं देना ना, कहते कानून के अंदर हम तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आप उसे लो, उनसे कहो ये आपके भी आप पे एफबीआर ने हमें पकड़ के, बाजू से पकड़ के उन्होंने लिए हैं पैसे, वो इधर आ गए थे, ये देखो सारे दुकानदार गवाह है यहाँ पे, वो नहीं जाते थे यहाँ से, उन्होंने मेरा कारोबार बंद कर रहे थे, पैसे थे नहीं देते तो कोर्ट में ले जाओ उसे। ठीक है, तो ये है जी रिकवरी ऑफ टैक्स ड्यू फ्रॉम नॉन रेजिडेंट मेंबर ऑफ एओपी। अभी ये इसमें क्वेश्चन हो सकता है, मैं इसमें देख लूं कि रह तो नहीं गया। अच्छा जी, नहीं जी कुछ नहीं रहा, तो मुझे मेरे पेपर में इसमें क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं जो रिकॉल कर पा रहा हूँ इसमें से, ये इस सेक्शन में उसने पेपर दिया था, एक दो क्वेश्चन टच कर गया था। नॉन रेजिडेंट, the student, it is prayer time, sorry, azan time, so let's have a break of 5 minutes. रिज्यूम की क्लास, हमने जो बात छोड़ी थी, हाँ ये, हाँ आई वाज टेलिंग यू कि आई इनकाउंटर्ड अ क्वेश्चन ड्यूरिंग माय इंस्पेक्टर एंड रेवेन्यू एग्जाम, तो वो इसमें था, तो मैं आपको बता भी दूंगा कि मुझे कौन सा क्वेश्चन आया था, क्योंकि आपको ये चीज़ें याद रह जाती हैं अक्सर, जिसमें आप कामयाब हुए होते हैं ना, तो वो उसमें कुछ पार्ट याद रह जाते हैं, तो उसमें कुछ जो पार्ट है वो मैं इसको देख रहा था, तो वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहले तो ये देखें जी कि नॉन रेजिडेंट, सबको पता चल गया कि नॉन रेजिडेंट कौन है। शिप ओनर, शिप का पता है ना यार, शिप वही होता है जो समुद्र में चल रहा होता है, ठीक है, उसका मालिक, ठीक, या चार्टर जो कि जिसने शिप ओनर से किराए पे लिया हो जहाज, सही हो गया कि यहाँ तो शिप ओनर जो कि नॉन रेजिडेंट है, या नॉन रेजिडेंट ऐसा बंदा जिसने किराए पे जहाज लिया हो शिप ओनर से, उनकी टैक्सेशन कैसे होगी, उनसे रिकवरी कैसे होगी, उनसे एफबीआर कैसे पैसे लेगा? जहाज निकाल के ले गया समुद्र में पीछे जाएगा एफबीआर?
नहीं जाएगा, मैरीटाइम की सिक्योरिटी थोड़ी है। तो इसके लिए इसने मैकेनिज्म बनाया, इसके लिए इसने मैकेनिज्म बनाया और उन्होंने बना दिया सेक्शन 143 के जनाब आप भी तो कमाई पाकिस्तान से लेके जा रहे हो ना, तो आपसे भी हमने टैक्स लेना है। कैसे लिया जाएगा जी? शिप को कौन चला रहा होता है? हाँ, पायलट नहीं होते पायलट, पायलट की बात आने वाली है। देखो यहाँ पे, ये देखो शिप को तो नीचे नॉन रेजिडेंट एयरक्राफ्ट आर चार्टर, तो यहाँ पे हम पायलट पे आ जाएंगे। तो शिप ओनर के लिए है होता कैप्टन ही होता है। अगर किसी ने टाइटैनिक मूवीज वगैरह देखी हो तो उसमें तो आप विजुलाइज कर सकते हैं कि हाँ वो जो बाबा से थे वो वही कैप्टन थे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं टैक्सेशन वाले शिप ओनर और चार्टर की तरफ कि यहाँ पे बात क्या करनी है हमने, इनसे टैक्स कैसे लेना है जी। जो भी, अच्छा वहां पे ये कैप्टन का वर्ड यूज नहीं कर रहा, आपने याद रखना है कि टैक्स के लिए वो कैप्टन का वर्ड यूज नहीं कर रहा, क्या यूज कर रहा है? मास्टर। मास्टर याद रखना, मास्टर साहब, तो ये वो मास्टर है, क्या है जी? मास्टर। वो ये कह सकता है कि शिप जो रिकवरी एंड कलेक्शन सेक्शन 143 में किस बंदे से की जानी है? कैप्टन से, पायलट से, हो सकता है कह दे वो मास्टर से, नॉन ऑफ द अबव। तो वहां पे यहाँ पे सेक्शन में वर्ड क्या ले रहा है वो? मास्टर से। मास्टर साहब क्या करेंगे? जहाज बंदरगाह पे खड़ा है, बंदरगाह पे खड़ा है, रवानगी से पहले, रवानगी पे डिपार्चर लिख लेता हूँ मैं, भाई कोयटा वाले सॉरी, मैं डिपार्चर लिख लेता हूँ क्योंकि ये ज्यादा आसान हो गया ना हमें लिखना। डिपार्चर से पहले वो रिटर्न जमा करवाएंगे। क्या करवाएंगे? रिटर्न। किसको करवाएंगे? कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से। तो यहाँ पे जो पूछा जा सकता है कि वो रिटर्न जो है वो डिपार्चर से 2 दिन बाद जमा करवाएंगे, बिफोर डिपार्चर करवाएंगे, डिपार्चर के इतने दिन बाद करवा देंगे, कौन करवाएगा? 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं ना। तो जनाब ये क्लियर होना चाहिए कि डिपार्चर से पहले, बिफोर डिपार्चर, रिटर्न जमा करवाएगी जाएगी, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को बताया जाएगा। सही। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू टैक्स का कब बताएगा? ये मुझे पेपर में आया कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू उसने रिटर्न जमा करवा दी कि ये सारा हिसाब है, ये हमें कमाई हुई है। रिटर्न के अंदर यही होता है ना, रिटर्न अगर किसी ने फाइल की हो यही होता है, ये कमाई है, ये खर्चे हैं और ये एसेट्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हमने कमाई की और इनसे उधार लेके हम कारोबार चला रहे हैं, यही कुछ होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता रिटर्न के अंदर। इसने बता दिया कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने टैक्स बताना है, कितना टैक्स पे करो। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू 7 दिन के अंदर बताएगा, 15 दिन के अंदर बताएगा, 21 दिन के अंदर बताएगा, ये एज सून एज पॉसिबल बताएगा। तो आंसर है एज सून एज पॉसिबल। ये किया था उसने हमारे साथ। देखो जी, अगर ये इन डेप्थ आप नहीं करोगे तो आप कैसे बताओगे कि एज सून एज पॉसिबल करवाएगा? 4 क्वेश्चन हो गए, वो कह रहे हैं 1 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, एज सून एज पॉसिबल। कानून में मुझे देख के बताओ कि क्या लिखा हुआ है। तो कानून में तो एज सून एज पॉसिबल लिखा हुआ है, तो जो एज सून एज पॉसिबल को टिक करेगा वो 1 नंबर ले लेगा। जो 3 घंटे, 6 घंटे, ये 3 महीने, 2 महीने, 1 हफ्ता, वो जो मर्जी कह दे, जो उसको कर देगा वो गलत हो जाएगा। तो हमने वर्ड यूज कर याद रखना है इसके लिए, एज सून एज पॉसिबल। तो ये वो क्वेश्चन था जो हमें टच हुआ पेपर में। अच्छा यार, क्या ये बंदा रिटर्न नहीं जमा करवा पा रहा? कुछ रीजंस है, कोई जस्टिफिकेशन है इसके पास, तो क्या वो जहाज को डिपार्चर करवा ही नहीं सकता? लो जी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक बंदा मास्टर है, जो मास्टर ने जहाज का डिपार्चर करवाना है, रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, कुछ रीजंस हैं, तो क्या वो जहाज का डिपार्चर हो ही नहीं सकता? उसका हो सकता है।
कानून ने कहा हो जाएगा, आप कर लो, लेकिन हमें बताओ कि क्यों क्यों कर रहे हो ऐसे। ठीक है, हम आपको इजाजत दे देते हैं। इजाजत दे दी, लेकिन आप जहाज लेके दुबई चले गए, इसका आप कभी वापस ही ना आए, नहीं, 30 दिन के अंदर अंदर आप चाहे जहां पे भी हैं, रिटर्न आप लोगों ने फिर जमा करवा दें। 30 दिन के अंदर अंदर, चाहे आप अटलांटिक ओशन या पैसिफिक में है ना, आपके पीछे जो है वो रिटर्न जमा करवाएंगे। हमने आपके पास चीजें ऐसी थी जो खराब हो जाती थी, हम और रिटर्न आपकी नहीं हो रही, तो हमने कहा कि ठीक है जहाज ले जाओ, जहाज लेके चले जाओ, हम आपको इजाजत दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इजाजत कौन दे रहा हो? कस्टम अथॉरिटी। क्लियरेंस सर्टिफिकेट कौन इशू कर रहा होता है? कस्टम अथॉरिटी। दोज आर पोस्टेड एट पोर्ट। पोर्ट पे नो डाउट एक दो बंदा बैठा होगा, एफबीआर का भी, इनकम टैक्स कस्टम वाले भी एफबीआर ही हैं, लेकिन इनलैंड रेवेन्यू विंग का भी बंदा बैठा होगा, लेकिन कमिश्नर साहब नहीं वहां बैठे होंगे। वहां पे जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट कौन दे रहा होता है? वो कस्टम वाले दे रहे होते हैं, और वो चीजें कुछ चेक करते हैं, वो यही चेक कर रहे होते हैं कि रिटर्न फाइल हुई है नहीं हुई, टैक्स पे हो गया नहीं हो गया। ठीक है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट देता कस्टम ही है। तो कौन क्लियरेंस सर्टिफिकेट देता है, ये पूछा जा सकता है। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, कस्टम अथॉरिटी, या कोई भी दो और अटैच करके। तो क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप क्या लिखोगे फिर? कस्टम अथॉरिटी देगी। सही। ये बंदा जनाब वादा करके चला गया, 30 दिन के अंदर आया ही नहीं, रिटर्न ही नहीं फाइल की, कस्टम अथॉरिटी ने क्लियरेंस भी दे दी। अब क्या होगा? कहे दोबारा जहाज लेके आओ। ठीक है, जब तक पिछला साल क्लियर नहीं करोगे, आगे तुम्हें क्लियरेंस सर्टिफिकेट ही नहीं देना। कमिश्नर लैंड रेवेन्यू लिख देगा कस्टम अथॉरिटीज को कि ये जितना मर्जी जोर लगा ले, इसके जहाज को निकलने नहीं देना अगर एक दफा आता है दोबारा। ठीक है, तो ये फिर एक है कि जब तक पिछला क्लियर नहीं करोगे, आपको आगे क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। मैं देख लूं कि इसमें कोई मिस तो नहीं हो गया। एज सून एज पॉसिबल मैंने बता दिया। रिटर्न फाइल करेगा कौन करेगा? मास्टर करेगा। एक बात याद रखना कि इस पे टैक्स की लायबिलिटी किस सेक्शन के अंदर बन रही होती है। देखो, सैलरी वालों की किसके ऊपर फैजान बन रही होती है? किस सेक्शन में सैलरी वालों को टैक्स लग रहा होता है? 12, 13, 14 उसमें देख रहे होते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को टैक्सेशन के लिए कौन सा सेक्शन है? 15, 17 है, 15, 15A और 16। ठीक है, अभी मेरी बात सुनो कि जो जहाज का नॉन रेजिडेंट ओनर है, या जो शिप का नॉन रेजिडेंट ओनर है, या किराए पे जहाज चला रहे हैं, उनकी टैक्सेशन होगी सेक्शन 7 में। देखो, हमें सेक्शन 7 सिलेबस में नहीं है, लेकिन 143 और 144 दोनों में लिखा हुआ है सेक्शन 7। तो वो ये कह सकता है कि नॉन रेजिडेंट शिप ओनर या चार्टर की, या नॉन रेजिडेंट जहाज एयरक्राफ्ट का मालिक या चार्टर, उनको टैक्स किस सेक्शन में लगेगा? तो आप क्या लिख दोगे? 143, 144? नहीं, फिर क्या लिखना है? सेक्शन 7। ये देखो, ये कॉम्बिनेशन है। टैक्सेशन क्या है? देखो, अभी कॉम्बिनेशन है, रट्टा, लॉजिक, लॉस, कैलकुलेशन। ये 4-5 चीजों का कॉम्बिनेशन बनेगा ना, तो फिर आप इस माइलस्टोन को अचीव कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ मैं लॉजिक पे चल जाऊं, तो लॉजिक से तो वही सेक्शन नंबर नहीं याद होने, सिर्फ लॉजिक से याद नहीं होने। हाँ, ये हो सकता है कि चीजें 5-7 इकट्ठी करके तो उनका लॉजिक बना लो, फिर 5-7 इकट्ठी करो, उसका लॉजिक बना लो। स्पोर्ट लेनी पड़ेगी, रट्टे की भी लेनी पड़ेगी, लॉजिक की भी लेनी पड़ेगी, और साथ साथ कैलकुलेशन की भी मदद लेनी पड़ेगी। तो फिर जाके आप, और जो कह रहे हैं कि सिर्फ ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश काफी होगी, वेरी सॉरी टू से, ट्रांसलेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ट्रांसलेशन मदद करेगी, लेकिन फिर आपको 55-60 पे रखेगी। जब तक आप 85 इन बिटवीन 80 का ना आपने जब तक क्रॉस ना मारा, तो आप कभी सोचना भी ना कि 1,25,000 में आप 492 में आने वाले हो। यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। आपको अपने आप के साथ
ईमानदार होना पड़ेगा, रिलीजियसली हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मेरे 2-3 स्टूडेंट है, मैंने उनको ये बात कही, वो छोड़ के चले गए। मैंने पूछा क्यों छोड़ा, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आया। कहते सर हम इतना हार्ड वर्क नहीं कर सकते, हमें पता है अपने आप का। तो अभी आप लोगों में अगर किसी ने एक आध इंस्टॉलमेंट दिया तो वो छोड़ के जा सकता है। अगर हार्ड वर्क करना है तो फिर ये इधर आओ, मुश्किल काम नहीं है उनके लिए जिन्होंने हार्ड वर्क करना है, और बहुत मुश्किल काम है उन लोगों के लिए जिन्होंने मेहनत नहीं करनी। मैंने कहा यार एक रीजन बता दो मुझे कि तुम लोग छोड़ के जा रहे हो, तो रीजन क्या है। उन्होंने कहा सर रीजन ये है कि ये सख्त काम है। ठीक है, लेकिन वो बंदा भी नहीं है जो चैलेंज को कबूल ना करे। देखो मुकाबला है ना, क्या कहते हैं ये एफपीएससी में मुकाबले के इम्तिहान, तो मुकाबला है, जिसने जिसने ज्यादा मेहनत की होगी मुकाबला उसने जीतना है। मेहनत प्लस दुआ, मेहनत भी करो और साथ में प्रेयर भी करो, फिर अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे। ये मेहनत करके ये नहीं समझ देना कि बस मैंने इतना पढ़ लिया कुछ भी हो जाए, मैंने नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ये काम नहीं करना। मेहनत करनी है और साथ में प्रेयर भी करनी है, तो फिर इंशाल्लाह ये माइलस्टोन अचीव होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ होगा। और जिस तरह हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर आप साथ करेंगे तो इंशाल्लाह कि हम लोग ये अचीव करेंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे करेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह। तो ये जहाज जो है हमने चला लिया कि नहीं चला अभी तक? हाँ, जहाज, बहरी जहाज हमने चला लिए, अभी हमने हवाई जहाज चलाना। ठीक है, तो बहरी जहाज का हमने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा। तो देखो हम आपने डिपार्चर से पहले पहले पैसे ले लिए हैं, एफबीआर ने, एफबीआर अपने पैसे सेव कर रहे हैं। तो भाई जान वो तो कैलकुलेशन तो हो गई थी, वो तो उन्होंने देना ही देना है। ठीक है, अल्लाह माफ करे, डूबने डुबाने वाली बातें ना ही करो तो अच्छा है यार। कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा डूब गया ना डूबा, ऐसी कोई चीज नहीं लिखी हुई। तो मैं यहाँ पे कानून बताने के लिए हूँ विद लॉजिक्स। तो वहां पे बिल्कुल भी कानून में ना लिखा हुआ है कि जहाज तैरता रहा या डूब गया फिर क्या होगा। नहीं, वहाँ कंडीशन यहाँ पे जहाज डूबने वाली क्रेडिट में कहीं पे भी क्रेडिट में वही 3 थे जो मैंने आपको बता दिया था कि कोयला निकालने वाले, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड होने वाले, और आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने वाले, वो कुछ कंडीशन उनको मीट करें, कितना टैक्स लगेगा सारा माफ। चले जी, तो आ जाओ जी अभी हवाई जहाज पे। एयरक्राफ्ट ओनर नॉन, अच्छा यार देखो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन लचक है कि नॉन रेजिडेंट है, हवाई जहाज का मालिक है, या मालिक से किराए पे चार्टर ने लिया हुआ है और वो चला रहा है, इनकी टैक्सेशन कैसे करनी है जनाब? क्या इनको माफी है? उन्होंने कहा नहीं, माफी किसी को नहीं है। ठीक है, माफी उनको ही है जो सेक्शन किस से लेकर किस तक है, उनको माफी है। लो जी, क्वेश्चन है फौरन, 41 से लेकर 55 तक उनको माफी है, उनके अलावा किसी को माफी नहीं है। और माफी एफबीआर किस सेक्शन के अंडर जाके देता है? 50। दोबारा सोच लो, सोच लिए? चलो 53 ही है जी, 53 में जाके एग्जम्पशन दे सकता है, तो हमने साथ साथ इसको भी चलाना है। तो जी इनको माफी नहीं है, इनकी टैक्सेशन कैसे होगी? क्या हर बार जहाज उड़ने से पहले, हर बार जहाज उड़ने से पहले उसको उड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी जब तक वो टैक्स ना दे दे? यार ये नहीं, एक दिन में नहीं, दुबई से होकर अगर वापस आया जा सकता, तो हो सकता है दो चक्कर लगा लेता हो, कराची से अप डाउन 2-3 दफा कर लेता हो जहाज। 2 घंटे की या 2.5 घंटे की फ्लाइट है ना कराची से दुबई की, तो हर दफा पहले वो रिटर्न फाइल किया करे और टैक्स दिया करे, क्या ये लॉजिकल बनता है? बहरी जहाज जो है वो कई कई दिन समंदर में रहता है और फिर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, उसके लिए तो लॉजिकल ठीक है कि एक दफा आया इसने, अब जल्दी भी आया तो 1 महीने बाद वापस आना, जल्दी भी आ गया, अगर बहरीन को भी टच करके आ गया तो 2-3 हफ्ते लगा के आएगा।
तो इससे रिकवर इधर ही रिकवर करो ना, लेकिन जहाज वालों के लिए उसने कहा कि इसको हम क्वार्टर बनाते हैं। क्या करते हैं? क्वार्टर। क्वार्टर क्या होता है? 1/4 या 1/3? 1/4। तो अगर 12 महीनों का साल है, 1/7/2021 है और 30/6/2022 तक हमारा टैक्स ईयर है 12 महीनों का, तो इसका हर एक क्वार्टर निकालना, तो क्वार्टर कितना होगा? 3 महीनों का ना, 12 है तो 12 × 1/4 तो 3 महीने। इधर से लेकर 3 महीने कहाँ तक होंगे? ये हो गए 30 नवंबर। और इसी तरह 4 क्वार्टर बन जाएंगे, 1 क्वार्टर ये और आगे 3 क्वार्टर बन जाएंगे। उसने कहा जी हर क्वार्टर जो है ना उसकी मैं रिटर्न लूंगा आपसे। तो बात नोट कर ले कि जो एयरक्राफ्ट है उसकी रिटर्न मंथली होगी, क्वार्टरली होगी, सेमी एनुअली होगी या एनुअली होगी। सेक्शन 144 क्या कहता है? तो बताओ आंसर क्या है? क्वार्टरली होगी। एक क्वेश्चन बन गया जी हमारा एमसीक्यू। बन गया नहीं बना एक एमसीक्यू। अच्छा, फिर कहता है जी कि जैसे ही क्वार्टर पूरा होगा तो क्या 30/9/2021 को रिटर्न फाइल हो जाया करेगी? नहीं, उसने कहा क्वार्टर के एंड के 45 दिन के अंदर। तो यहाँ पे ये बात भी होगी कि वो कह सकता है कि जब कोई भी क्वार्टर एंड हुआ करेगा उसके 15 दिन के अंदर, उसके 20 दिन के अंदर, उसके 30 दिन के अंदर, उसके 45 दिन के अंदर। जिसको पता होगा वो कहेगा जी 45 दिन। ठीक है जी। अच्छा, और इसमें क्या कहते हैं? और इसका भी वो सेक्शन याद रखना कि टैक्स किस सेक्शन के अंदर लग रहा है। टैक्स किस सेक्शन के अंदर लग रहा है जी? किसके अंदर लग रहा है? 7 सेक्शन 7। ये दोनों को डील करता है सेक्शन 7, शिप को भी और एयरक्राफ्ट को भी। अच्छा, 45 दिन के अंदर वो जमा करवाएगा और जो है 3 महीने के अंदर अंदर फिर अंदर टैक्स पे करेगा। रिटर्न जमा करवाएगा 45 दिन के अंदर और 3 महीने के अंदर टैक्स पे करेगा। अगर नहीं करता 3 महीने के अंदर, अगर मोहतरम जो शिप के मालिक हैं, एयरक्राफ्ट के मालिक हैं या एयरक्राफ्ट को किराए पे लेके चला रहे हैं, अगर वो नहीं देते जनाब आबिद साहब, अगर वो टैक्स नहीं कर देते तो फिर क्या होगा? फिर जो भी अथॉरिटी है जो उसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे रही है, ठीक है एयरपोर्ट छोड़ सकते हो, उसको कमिश्नर इंलैंड रेवेन्यू कह देगा कि इसको दोबारा नहीं इजाजत नहीं देनी, क्योंकि इसने रिटर्न तो जमा करवाई है, अभी तक टैक्स नहीं दिया, 3 महीने गुजर गए। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया कि क्वार्टरली होगा, 45 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल करनी होगी, फिर 3 महीने के अंदर अंदर टैक्स पे करना होगा, और अगर टैक्स पे नहीं करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? अथॉरिटी जो होगी वो आपको क्लियरेंस देना, एयरपोर्ट छोड़ना, लैंड करना, टेक ऑफ करना मना कर देगी। चलो लैंड करवा लो, लेकिन उसको ऑपरेट करना कह दो, ऑपरेट करना मना कर देगी, वो पैसेंजर को उठाने नहीं देगी। इतना कारोबार तो कर रहे हो, टैक्स क्यों नहीं दे रहे? अच्छा जी, हाँ, यहाँ पे देखो, वहां पे हमने कहा था कि कौन करेगा? मास्टर। यहाँ पे कौन करेगा? यहाँ पे रिटर्न कौन फाइल करेगा? ओनर। ओनर खुद करेगा या अपने थ्रू अथराइज्ड एजेंट? लिख लो, खुद करेगा या फिर करेगा थ्रू अथराइज्ड एजेंट। तो यहाँ पे कैपिटल नहीं है, यहाँ वो खुद करेगा या अपने अथराइज्ड एजेंट के थ्रू करवाएगा। नहीं जी, ये हो गया। आगे हम, ये क्लियर हो गया जी, ये सेक्शन हमारा 144 कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव टू सेक्शन 145। ले जी, कहते हैं रिकवरी ऑफ टैक्स
ऐसे बंदे से जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। सेक्शन 145 डील विद रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम अ पर्सन हु इज लिविंग पाकिस्तान परमानेंटली। याद रखना, ये नहीं कि वो हाजी करने जा रहा है तो उसको पकड़ लो। परमानेंटली, जो कि हमेशा के लिए जा रहा है, जो हमेशा के लिए जा रहा है, उससे टैक्स की रिकवरी कैसे करनी है? सर कुछ नवाज शरीफ की तरफ जाते हैं। हाँ नवाज शरीफ की तरफ जाते हैं। नहीं यार, कोई पॉलिटिकल नहीं। हम टैक्स को पढ़ेंगे, अगर नॉर्मल कोई जनरल आवश्यकता है तो वो कर लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे जनाब वो परमानेंटली जा रहा है, जो जा रहा है ना उसकी जिम्मेदारी है। जो बंदा बाहर जा रहा है उसको पता नहीं होता मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए, पैकिंग कर रहा होता है। उसे 2 साल पहले प्लानिंग शुरू कर रहा था कि कनाडा में जा रहा हूँ, लग गया फैमिली वीजा, जिंदगी वहां पे गुजारनी है, पाकिस्तान में कुछ दिन मौज मस्ती, यारों दोस्तों को रिश्तेदारों को मिलने आया करूंगा। वो जनाब ऐसे नहीं मुंह उठा के चले जाएंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है 15 दिन पहले जाने से एक्सपेक्टेड डेट टिकट करवा ली उसने। पता चल गया कि एक्सपेक्टेड डेट यह है कि इस दिन को मैंने डिपार्चर कर दिया, तो उससे 15 दिन पहले कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को जनाब बताएंगे आई एम गोइंग टू लीव द पाकिस्तान ऑन परमानेंट बेसिस एंड आई हैव नो इंटेंशन टू कम बैक टू पाकिस्तान। He will mention these things in his notice. Now, Commissioner Inland Revenue will make his assessment and tell him this is the amount of tax payable by you. You have to pay this tax. Okay? ठीक है जी, 15 दिन। पर्सन अगर हाइड कर दे, हाँ, अगर वो हाइड कर गया है and commissioner got information from some sources, then commissioner will ask him, जनाब this is your tax and you have to pay the tax. आंसर हो गया जी। उसने हाइड किया लेकिन उसको पता चल गया कमिश्नर को, लेकिन नहीं पता चला तो फिर चला जाए। नहीं पता चला तो क्या हो सकता है, पता ही नहीं चला जी। तो लोग इस तरह जा रहे होते हैं, तो कमिश्नर हर एक बंदे के साथ एक इंस्पेक्टर तो नहीं लगा सकता, और ना ये कोई जासूसी का अदारा है जिसके पास जेम्स बॉन्ड्स है। एफबीआर के पास तो नहीं। अब नए नए लड़के जो आ रहे हैं वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बैच में या उससे एक बैच पहले वाले, और वो अच्छा काम भी कर रहे हैं। उन्होंने जेम्स बॉन्ड बन के सक्सेसफुली ऑपरेशन करके भी दिखाया। तो अथॉरिटी होगी, मैं पहले मेरे लेक्चर पीछे सुनने मैंने बताया है कि आप किन किन बड़े टाइकून को हाजिर कर सकते हैं कि मेरे सामने आके बैठे, किन किन बड़ी सेलिब्रिटीज को, आतिफ असलम साहब को कहते हैं आज खुद पर्सन में आए, वसीम अकरम, रमीज राजा, इनमें ये लोग हैं जो मैंने जिनकी हेयरिंग की हुई है, बीइंग अ टैक्स इंस्पेक्टर। अथॉरिटी तो बड़ी तगड़ी है, और अथॉरिटी के पीछे लोग जो है ना वो खज्जल होते हैं। तो वो एक बंदा जिसके जनाब लोग साइन लेने के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं, वो आपके पास आके बैठा हो टूटी सी चेयर के ऊपर और आप सामने बैठे हो, और दूसरे कह रहे हैं कि साहब जी गुरैया साहब नहीं करना है करना, जो कुछ भी करना है। तो कह रहा यार दसो यार मैं लिटरली यार basically I came from UK for you and I have to go to Australia for a match, so I am here for just for 10 hours. 10 घंटे के लिए वो कह रहा है मैं तुमसे मिलने आया हूँ, कि मैं इधर से यूके से निकला हूँ और मैंने वहां पे कमेंट्री करनी है जाके ऑस्ट्रेलिया में, तो मैंने दरमियान में हाल्ट मारा है तुम्हारे लिए कि जनाब तुम लोगों ने मेरी पेशी की हुई है। तो ये तो है, अथॉरिटी तो है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है बेसिकली। इस कानून की अथॉरिटीज है ये वाली, ये नहीं देखती कि ये पैसा किसका है, ये जाके निकाल लेती है, वो चाहे अलीम खान हो या कोई भी हो। ठीक है, अच्छा जी, तो बात हो गई थी जी, हाँ तो पता नहीं जेम्स बॉन्ड से बात शुरू हो गई थी, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन अक्सर कहता हूँ कि बाद में करेंगे, क्योंकि इंस्पेक्टरों के पास बताने की स्टोरियां बड़ी होती है फिर थोड़ा सा, क्योंकि एक होता ही ऐसे डेली कोई ना कोई एडवेंचर हो रहा होता है। अच्छा, तो हाँ यहाँ पे थे जी, ये नाम जो बंदा छोड़ के जा रहा है हमेशा के लिए, जनाब नहीं पता चला तो वो चला जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कानून ये कहता है कि उसको चाहिए कि 15 दिन पहले बताए, अपनी रिटर्न फाइल करे और फिर जाए। ठीक है, अगर वो ऐसा करके नहीं जाता तो फिर कानून जब वो वापस आएगा पकड़ लेगा उसे कि जनाब आपकी जिम्मेदारी थी, आपने ये नहीं किया होगा। अच्छा, लेकिन देखो एक इसके अंदर ये बताया हुआ है कि ये जा रहा है आपको बाहर की जो अथॉरिटीज है
वो कहती है कि जनाब ये बंदा जो है ना, इसने टैक्स की एवेजन की हुई है हमारे कंट्री में, ठीक है, तो आप कहते हैं नो प्रॉब्लम, हमारा कानून कहता है कि हम इसको पकड़ लेते हैं, पकड़ कर लेते हैं, इसको नोटिस देते हैं, नोटिस दे के क्या करते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं इसकी प्रॉपर्टियां, क्या कर देते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को उठा के फ्रीजर में रख देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, फ्रीज कर क्या कर देते हैं, ना ये सेल कर सकता है, ठीक है, ट्रांसफर कुछ भी नहीं कर सकता, हम लोग ना अपने बच्चों को भी नहीं दे सकता, ये हमने इसकी फ्रीजर कर दी, आप करो अपनी जो है ना आपकी प्रोसीडिंग्स ऑन। और लेकिन एक बात याद रखना, मुझे कानून ने कहा है आप फ्रीजर के अंदर 6 महीने रख सकते हैं, कितने महीने, 6 महीने आप फ्रीज कर सकते हो, इसके बाद ये फ्रीज करने की ताकत मेरे पास नहीं है, कमिश्नर के पास। ये मैं बात कर रहा हूँ बाहर की अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा कि मिस्टर ए उसने टैक्स की एवेजन की हुई है और इसने पाकिस्तान के अंदर ये काम किए हुए हैं, तो आप कहते हैं ठीक है, आप हम रिस्पेक्ट करते हैं बीइंग ग्लोबल मेंबर ऑफ नेशन कि हम एक महजब कंट्री है, हमारा सिविलाइज नेशन है, तो आप अपनी प्रोसीडिंग्स करें, इसके जो सासाजात हैं हम इनको फ्रीजर में लगा देते हैं, लेकिन ये याद रखना कि 6 महीने के अंदर मुकम्मल कर लो, हमारे पास इतनी ही ताकत है, अगर इसके अंदर अंदर आप नहीं करते तो फिर इसने डीफ्रीज होना है, फिर जो मर्जी करें, ठीक हो गया। तो यहाँ मकसद है फ्रीजर फ्रीज का समझाना कि 6 महीने कर सकते हैं बाहर की अथॉरिटीज के कहने पे। तो जी ये हो गया। अब आ गया कि हमारे पास वी हैव द 5 to 6 मिनट्स ऐसे ही है, तो इसलिए छोटे छोटे हैं, इनको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, सो दैट वी कैन से दैट वी हैव कवर्ड द कलेक्शन एंड रिकवरी पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 10 का पार्ट 4 हमने कवर कर लिया है। अच्छा ये होगा जी कि पर्सन असेस्ड आजाद एंड जम्मू एंड कश्मीर, आजाद जम्मू एंड कश्मीर में बंदे ने टैक्स देना था, वो बंदा पाकिस्तान में है, तो उसका पैसा यहाँ से भी लिया जा सकता है, लेने का तरीकाकार क्या होगा मैं बता देता हूँ। नंबर 1, आजाद कश्मीर वाले एक सर्टिफिकेट लिखेंगे, यहाँ पे जो जो पेपर में आ सकता है मैं वो हाईलाइट करता हूँ। देखो ट्रांसलेशन आप लोग मुझसे अच्छी कर सकते होंगे, मे बी आई एम नॉट अ गुड ट्रांसलेटर, बट आपको असिस्ट करना मेरा क्या है कि मैं आपको पूरे कानून की किताब में से जो मोटे पॉइंट हैं वो पॉइंट बताऊं कि ये वो पॉइंट है जो पूछे जा सकते हैं। 146 है ये 146 ए है, फिर आगे 146 बी है, फिर आगे 146 सी है, तो ये अलग अलग सेक्शन है, ये एक अलग सेक्शन है, ये एक अलग सेक्शन है, 146 ए अलग सेक्शन, 146 बी अलग सेक्शन, 146 सी अलग सेक्शन। अच्छा इसमें क्या है जी, उसने कहा जी कि आजाद कश्मीर में बंदे पे टैक्स लगा हुआ है, वो उनको मिल नहीं रहा, वो उससे रिकवरी नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे, वो पाकिस्तान में कमिश्नर इन रेवेन्यू को कह देंगे। आजाद कश्मीर में कौन कह सकता है, डिप्टी कमिश्नर, नोट करेंगे, आजाद कश्मीर में से कौन कह सकता है कि कमिश्नर साहब इससे रिकवरी करो, डिप्टी कमिश्नर कह सकता है। वो कब कह सकता है, जब दो चीजें पक्की हो, दो चीजें पक्की हो, पता हो कि जो आजाद कश्मीर वाला बंदा हमारा भाई है उसकी लोकेशन क्या है, रहायश की, ठीक, और दूसरा उसकी मूवेबल और इमूवेबल वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। अगर ये दो चीजें हैं तो डिप्टी कमिश्नर वहां के हमारे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को एक सर्टिफिकेट लिख देंगे कि जनाब ये टैक्स इसका बनता है और इसकी ये रहायशगाह है और इसकी इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इससे टैक्स लेके हमें दे दो, तो ये इसमें ये कहता है, बस ये दो चीजें वो पूछ सकता है कि जिसकी रेजिडेंस हो और मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, फिर वो कह सकता है, अदरवाइज वो नहीं कह सकते। और फिर क्या हो सकता है, जो वो सर्टिफिकेट देंगे इससे रिकवरी कर लो, उसमें उसकी डिटेल देंगे कि मूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे है, इसकी रहायश का ये है और ये कारोबार करता है, अगर वो देंगे तो कुछ साहब पहुंच सकेंगे ना, अदरवाइज देंगे नहीं तो वो कैसे पहुंचेंगे। तो ये चीजें जब उधर का डिप्टी कमिश्नर दे रहा होगा और ये दो चीजों के साथ कहेंगे पैसे इतने ले लें,
ये पैसे हैं इसके, वो जो सर्टिफिकेट देगा ना बना के उस पर ये तीनों होंगी। फिर ऐश का यहाँ पे रहता है ये मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी है और इतने पैसे मिलेंगे लेके इसके ना जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को भेज दिए जाए। तो ये सेक्शन बस इतना ही था। आगे आ गया जी 146A पर्सन असेस। ए हो गया यार, बी आ गया बी। नहीं खाली 146 यार यहाँ पे एक मिस कर दे हो आप ना, यहाँ पे एक अलहदा था और 146 है वो क्या कहते हैं, वो यही है पर्सन असेस ए मिस हो गई। हाँ हाँ, तो ये आपने मिस किया है, आपने ए मिस किया है। जो इनिशिएशन ये है और फिर बी है इंसेंटिव स्कीम है, ठीक है, और सी जो है असिस्टेंस है। एक मिस किया है आपने 146C असिस्टेंस, ठीक है, तो हम इनको कर लेते हैं। अच्छा ये आप टाइटल आप लोगों ने याद करने हैं, टाइटल आप याद कीजिएगा। अब हम इसको पढ़ कर लेते हैं, इनिशिएशन, वैलिडिटी और रिकवरी ऑफ टैक्स। अच्छा देखो, आपने एक प्रोसीडिंग इनिशिएट की, आपने प्रोसीडिंग क्या की, इनिशिएट की, और उसके दौरान आपको पता चला कि यहाँ पे अमेंडमेंट की जरूरत है। 138A जो है ना, सेक्शन 138A, ये कमिश्नर रेवेन्यू को ताकत देता है कि आप जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है ना रेवेन्यू का, उसको कहें कि इसकी जनाब फलानी जगह जमीन है, वो लैंड एरियर्स के तौर पे से पैसे लेके हमें दे दे। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने एक लेटर लिखा, उसको कहा कि इससे 1 लाख रुपया लेके जमा करवा दो, बाद में पता चला कि वो 3 लाख है। तो क्या कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू उसको अमेंड कर सकता है? कि बिल्कुल कर सकता है। वो यही कह रहा है, इनिशिएशन, वैलिडिटी एंड रिकवरी। वो ये नहीं टैक्स पेयर कह सकता कि जनाब पहले सर्टिफिकेट तो 1 लाख का आया था, अब आ गया 3 लाख का, मैंने तो नहीं देना जी, मैंने पहले वाले देना है जो पहले आया था। नहीं, वो कहता है कानून में हमने लिख दिया है कि जनाब कमिश्नर के पास पावर है कि उसको बाद में पता चला कि नहीं इतनी है, या वो अमेंड कर सकता, जो कुछ भी था उसने अब कह दिया कि ये वाला बनता है तो ये वाला दो, ये वैलिड है, आप ये नहीं कह सकते ये इनवैलिड है। ठीक हो गया। तो फिर इस ये देखो, ये छोटे छोटे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, ये टैक्स एरियाज सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम, फॉर एग्जांपल के पैसे गवर्नमेंट को पता चल गया कि यार इन्होंने नहीं देने, इन्होंने पे नहीं करने, तो गवर्नमेंट इंसेंटिव स्कीम दे देती है। क्या करती है? इंसेंटिव स्कीम है, ठीक है, जिसने 1 लाख देना है ना, वो 75,000 दे, 25,000 माफ फौरन दो, ये डेट है, इस डेट के अंदर दे दो तो हम 75,000 ले लेंगे, 75,000 ले लेंगे, 25,000 गया, दो जल्दी दो, इंसेंटिव स्कीम दे रहे हैं हम आपको। ये इंसेंटिव स्कीम जो पॉइंट नोट करने वाला है, किस सेक्शन के अंडर जो है ना, कौन सी सेक्शन ताकत देता है कि एफडीआर नहीं कर सकता है? सेक्शन 237. Now you will say that sir, section 237 is not part of our syllabus. Why are you telling us? Janab, although it is not part of your syllabus, but in 146 he is referring to 237, so you have to memorize the 237. This is giving the powers to Federal Board of Revenue that they can make the rule to declare some other person, incentivize them, they can give the incentive to them. So ये भी हो गया। और ये 146 कह रहा है असिस्टेंस। दुनिया में कोई भी अदारा हमसे असिस्टेंट मांगेगा, असिस्टेंस मांगेगा थ्रू प्रॉपर चैनल, तो एफबीआर उसको असिस्ट करेगा। मिसाल के तौर पर यूके वाले कहते हैं कि जनाब इसका इतना टैक्स पेएबल है आपका, पाकिस्तान का एंड यूके हैज अ टैक्स ट्रीटी, वी हैव एग्रीमेंट, so according to that agreement that person is liable to pay this amount in UK, so please take that amount from him, he is living in Pakistan, and deposit in UK. So what will be the response of the Pakistani government? Okay, we have the treaty, we are going to compel that person to make the payment to the UK authorities. So this is the assistance. We will provide the assistance to the other nations.
we will help them to recover the amount from the tax defaulter if he is defaulter of some other country. But in Pakistan, we are going to support that country because we have the agreement with that country. So that was the whole lecture of today. Today we discussed about collection and recovery of taxes in a very, very simple language. So definitely you people have the question. So house is open for question here. Time is over, but we are open for question and answer session. सर जिनके साथ टीटी नहीं है Just hold on please. Zoom, sorry. Zoom पे जो लोग हैं ना, they have the first right. हमने ये कह दिया, हम आपके साथ इधर ही हैं. Section 143 143 143 में क्या था जी? बोर्ड पे आ गई. शिप ओनर जहाज का मालिक है और जहाज है समुद्री जहाज. वो किसी पोर्ट पे लगता है, पोर्ट कासम पे लगे को जो और कौन सी ग्वादर पोर्ट पे लग जाए या कराची में और कौन सी पोर्ट है स्टूडेंट्स? पोर्ट कासम के अलावा कराची पोर्ट ट्रस्ट है, केपीटी नहीं केपीटी है और मेरे ख्याल पोर्ट कासम दो मेन है. कराची वाले स्टूडेंट हमारे पास काफी है, वो हमें आंसर दे देंगे. तो जनाब जहाज वहां से जाने लगा है, तो जहाज के डिपार्चर से पहले मास्टर जो है, मास्टर ऑफ शिप, वो रिटर्न जमा करवाएगा. जब उसने रिटर्न जमा करवा दी तो जो कमिश्नर है एज सून एज पॉसिबल उसे बताएगा जनाब आपको इतना टैक्स बनता है, ये जमा करवाओ. वो कमिश्नर किस सेक्शन का इस्तेमाल करके टैक्स बताएगा? सेक्शन 7. रिटर्न नहीं फाइल कर पा रहा शिप का मास्टर, तो क्या जहाज को रोके रखेंगे? कहते हैं कुछ मजबूरियां हैं, जाओ तुम्हें माफ किया, अलाउ माफ नहीं किया, अलाउ किया, 30 दिन के अंदर अंदर करवा देना, जहाज ले जाओ. इधर पाकिस्तान में बता दो तुम्हारी जगह पे कौन बंदा रिटर्न फाइल करेगा. वो 30 दिन के अंदर अंदर कर देगा. अगर नहीं करता तो जो फिर पोर्ट पे क्लियरेंस अथॉरिटीज हैं, जो कि कस्टम वाली हैं, उनको कह दिया जाएगा कि सर्टिफिकेट ना देना दोबारा इससे. लो दिस सेक्शन इज ओवर. 146 का कौन से वाला पार्ट करना है जी? दोबारा बताएं जी आप. 146 ए जी, 146 ए जी वो डील कर रहा है पर्सन असेस्ड आजाद एंड जम्मू कश्मीर. या जम्मू कश्मीर की बात ये है, इनिशिएशन वाला तो फिर बहुत इजी है ना यार. ये तो मैंने बता दिया कि आपने इनिशिएट कर दी किसी के खिलाफ प्रोसीडिंग्स आपने इनिशिएट की और आपने कहा जी कि ये टैक्स बनता है. बाद में पता चला ये नहीं बनता, ये बनता है, तो आप उसको, वो इनवैलिड तो नहीं हो जाएंगे, वो वैलिड ही रहेंगे. आप उससे जो अदर अमाउंट है वो आप रिकवर कर लेंगे. ठीक है. और ये इनिशिएशन जो हो रही होती है अक्सर 137 में हो रही होती है. 137 में 138 के पास चले जाते हैं. 137 में हम बता रहे होते हैं कि आपको इतना टैक्स बनता है. 138 में हम उसकी प्रॉपर्टी या उसको अरेस्ट करके कर रहे होते हैं. 138 में 138 ए में चले जाते हैं हम डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यू कलेक्टर के पास. 138 बी में हम उनकी बैंकरप्सी पे जा चुके होते हैं, स्टेट ऑफ द बैंक पर्सन इन बैंकरप्सी. 139 में फिर हम जो एओपी का मेंबर है उसके हिसाब से, या वो मेंबर है प्राइवेट कंपनी का, उससे कर रहे हैं. 144 में बैंक वगैरह पे चले जाते हैं. तो ये वो सारा इनिशिएशन का प्रोसेस को फर्दर वो बता रहा है. और दरमियान में 137 में तो कह दिया इतना बनता है, लेकिन बाद में पता चला इतना नहीं, इतना बनता है, तो आप अमेंड कर सकते हैं. कमिश्नर के पास अथॉरिटी है. मुझे पानी भी सॉरी. चले जी बोले जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो जूम एप्लीकेंट्स यू आर वेलकम टुमारो, कि आप अपने क्वेश्चन जो हैं कल तक इसे पढ़ें. अच्छा प्लीज इसको जो पढ़ा हो ना उसको कर लिया करें एक दिन में ही. आप लोगों ने कल यार कल हुआ ये था, yesterday we have a very respectable सीनियर एडवोकेट सर आजम बड़ाई साहब, उनके जवान भाई की डेथ हो गई थी. तो बीइंग अ मेंबर ऑफ लॉ फ्रेटर्निटी, एक एडवोकेट होने के नाते वो हमें एक जवान मौत थी, तो वहाँ पे नमाज़े जनाजा पे जाना था, तो इसलिए कल मैंने क्लास नहीं दी. लेकिन इंशाल्लाह हम इसको बाद में कर देंगे. तो इस तरह की जो खुशी गमी है इसमें, तो खुशी तो प्लान होती है, लेकिन जो गमी है उसका तो कोई प्लान नहीं होता.
वो तो कहीं किसी वक्त भी हो सकती है। दैट्स व्हाई वी मिस द क्लास यस्टरडे, और मैंने वो बता दिया था स्टूडेंट को इन टाइम ही कि एटीसी ग्रुप में सबको बता दिया था, इन्फॉर्म कर लिया था कि आज क्लास नहीं हो। रीजन मैंने आगे मेंशन नहीं की थी, लेकिन वो मैंने कम्युनिकेट कर दिया था, तो वो इनकन्वीनियंस नहीं होगी आई होप स्टूडेंट को। नहीं जी, टेस्ट वेरी गुड, ही इज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। हाँ जी, टेस्ट नोट करो जी, टाइटल ये सारे के सारे, और एक चीज मैं ऐड कर रहा हूं, ये स्टूडेंट ही इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ये जो स्टूडेंट है, ये जो भी है, ये हमारा बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, और वो ये है all schedules of Sales Tax Act 1990। टाइटल हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सारे पूरे हो चुके हैं। नाउ आई एम एडिंग टाइटल्स ऑफ सेल टैक्स एक्ट, और ये नोट करो, सारे अपने पास नोट करो। मेरा कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास उसकी जेब के अंदर, उसकी पॉकेट के अंदर, प्लीज वो ऐसे स्टूडेंट जो ये नहीं करना चाहते वो हमें छोड़ के जा सकते हैं, जिसकी पॉकेट के अंदर तमाम शेड्यूल का प्रिंट हर वक्त मौजूद ना हो, चाहे वो रिक्शे में बैठ के ट्रेवल कर रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, उसके पास सेल टैक्स एक्ट के टाइटल सारे के सारे उसकी जेब में होने चाहिए। जब तक पेपर नहीं हो जाता, उसने अपने जिस्म से इनको अलहदा नहीं करना। जब तक पेपर नहीं हो जाता, उसने, देखो मैं कॉन्सेप्ट की मदद से आपको इंशाल्लाह 50 नंबर अल्लाह के फजल से लेके दूंगा, 30 नंबर और भी तो लेने हैं, एक एक नंबर लेना है, ठीक है। तो ये वही स्टूडेंट लेगा जिसको, जो बात को मानेगा। तो बात मान लो, कल आपने शेड्यूल का प्रिंट निकलवाना है, प्रिंट निकाल के अपनी जेब में डाल लेना है। ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली हमने की हैं। जो लड़के पास ओके इंस्पेक्टर, मैं प्लान कर रहा हूँ जल्दी आपका एक आध इंटरव्यू जो है ना, वो सैटरडे संडे को, एक तो मैं अपने किसी दोस्त के पास जाऊँ, इंस्पेक्टर के पास, उससे खाना खाऊं, और उससे आपको लाइव इंटरव्यू भी करवाऊं कि वो आपको बताए कि आपको मेहनत करने की कितनी जरूरत है, ठीक है। तो ये भी इंशाल्लाह आपको जल्द मौका मिलेगा। तो ये शेड्यूल का प्रिंट आप लोगों के पास होना चाहिए, कल ही होना चाहिए आपकी जेब में। शेड्यूल जो है सारे के सारे 14 के 14 आपके कहाँ होने चाहिए, पॉकेट में होने चाहिए। और देखो ना, इसी तरह होगा ना, शेड्यूल 5 किसको डील करता है, यहाँ भूल गया, पेपर निकालो, 5 इसको डील करता है, 6वां किसको डील करता है, एग्जाम क्यों करता है, 7वां है ही नहीं, 8वां रिड्यूस रेट है। इस तरह याद होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। फोर्सेस में कहा जाता है, फोर्सेस के अंदर कहा जाता है, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। क्या मीनिंग है इसका जी? आई रिपीट, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। एग्जैक्टली, कि अमन के दिनों में जितना आप एक्सरसाइज करके, जितना अपने आप को मजबूत करके, जितना अपने आप को अच्छा कर सकते हो, जितना पसीना बहा लोगे ना, उतने आप एक्टिव होंगे। और जब एक्चुअल जंग होगी तो उस वक्त पसीना कम बहेगा और खून जो है कम बहेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी होगी, आप चीजों को मैनेज कर लेंगे, ठीक है। और ये आपके लिए वही दिन है कि जितनी आप मेहनत करोगे ना, आपको उतना ही बेनिफिट होगा एक्चुअल डे पे आके। तो ये सबके पास तवीज होना चाहिए। मैं जो तवीज कहता हूँ, तवीज मीन कि जो ऐसी चीजों आप अपने आप से लैदा नहीं करते, तो ये आपने अपने आप से लैदा नहीं करना। सेल टैक्स की मैं कह रहा हूँ, सेल टैक्स क्या आपकी जेब में होने चाहिए, जो क्लास में आए, अगर मंडे को आप लोगों के पास हो तो क्लास में आ जाइएगा, अदरवाइज मेरी रिक्वेस्ट है आप ना आइएगा। सबके पास अपना प्रिंट होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये और प्लस जो आज तक आपने पढ़ा और जो टाइटल्स हैं सारे, वो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू टेक टेस्ट ऑफ दीज ऑल थिंग्स ऑन मंडे, एंड होपफुली
हमारी प्रैक्टिस के मुताबिक 6:45 के ऊपर हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा यार 6:45 से आज मैंने कहा था प्लीज आप लोग भी कोऑपरेट किया करें, क्लास हम 7 बजे ही स्टार्ट करते हैं, तो 6:45 पे आप लोगों को, क्योंकि वो टाइम होता है 6:30 से लेकर 7 बजे तक लाहौर में नमाज का, तो आप लोगों को पहले हमने आईडी शेयर कर दी कि 6:45 पे लॉग इन हो जाए सारे, तो जैसे ही एक बार हम आपको एडमिट कर देंगे क्लास 7 बजे, 7 बज के 3 मिनट 4 5 पे क्लास शुरू होगी, आप लोग क्लास में आ जाएंगे, तो वेट कर लिया करें थोड़ा सा, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम एक दूसरे को असिस्ट करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू द हार्ड वर्क। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू मीट ऑन मंडे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी आपके जितने, हाँ हाँ करो अभी।